हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 796 और 797 का। हे शाओफेंग जोर से जमीन पर आ गिरा। उसका जिस्म पूरी तरह टूट चुका था। उससे भी बुरा ये कि उसकी सोल को गहरी चोट लगी थी, जिसे ठीक होने में पूरा एक दशक लग जाता। अभी तो उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, मानो कोई कमजोर सा कीड़ा हो। अब तो कोई भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का इंसान उसे एक तमाचे में खत्म कर सकता था। झुओ फान हवा से उतरते हुए नीचे आया और अपने शिकार को ऊपर से देखकर हल्की सी खतरनाक मुस्कान दी। हे शाओफेंग, डर के मारे कांपने लगा तू इंसान नहीं है। तू कोई मॉन्स्टर है, स्पिरिचुअल बीस्ट है या फिर ड्रैगन है। मैं तो एक सेंट हूँ, सबसे ताकतवर इंसान। तूने मेरी सीक्रेट बॉडी को इंपीरियल मार्क के बिना कैसे तोड़ दिया। हाँ, सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत भी है। झुओ फान ने सिर हिलाया। मैं आधा बीस्ट हूँ, लेकिन न तो ड्रैगन हूँ और न ही स्पिरिचुअल बीस्ट। सेक्रेट बीस्ट डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर ने अपनी एक स्केल से मेरा शरीर नया गढ़ा है, जिससे ये टूटने लायक नहीं रहा। ये दाहिना हाथ सोरिंग किलिन की टांग से आया है। नेदर सी में मुझे टायरेंट एम्परर से मार्गदर्शन मिला था। ऐसे में मुझे तुम्हारे जैसे शुरुआती सैंड घमंडी को हराने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा फाउंडेशन तुमसे कई गुना ऊपर है। हे शाओफेंग की आंखें फट गईं। तेरे पीछे इतने एंशिएंट एक्सपर्ट्स हैं, आखिर तू है कौन। पूर्व डिमोनिक एम्परर झुओ यीफान और वर्तमान में लो कबीले का स्टुअर्ड झुओ फान। झुओ फान मुस्कुराया। जहां तक मेरी दूसरी जिंदगी की प्रक्रिया की बात है, वो मैं राज ही रहने दूंगा। गट हे शाओफेंग हकलाया। मैंने सुना था डिमोनिक एम्परर झुओ यीफान को 9 सेरेनिटीज सॉवरेन की कल्टिवेशन मेथड मिली थी, इसलिए तू उस विपत्ति से बच सका। हाँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तू क्या करने वाला है। हे शाओफेंग डर के मारे कांप उठा। झुओ फान ने तिरछी मुस्कान दी। क्या करूंगा, पूछ रहा है। अरे साफ है ना, मैंने अभी अभी तुझसे अपने सबसे बड़े राज खोल दिए, तो अब क्या तुझे भी वैसी ही कंसिडरेशन नहीं दिखानी चाहिए। कंसिडरेशन? हाँ, थोड़ी कंसिडरेशन दिखा के तुम भी अपना हिस्सा बता दो। झुओ फान ने काले एनर्जी से लबालब भरा हाथ उठाया और उसके सिर पर रख दिया। मैंने अपना दिल तेरे सामने खोल दिया, तो अब तेरा मरना बनता है, क्योंकि मरे हुए आदमी बातें नहीं करते। अलविदा श्रीमान सेंट। कामना है कि तुम्हारा पुनर्जन्म सीक्रेट माउंटेन्स में हो, मेरी तरह निचले पायदान से नहीं। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरी नीची पैदाइश ने मुझे ये मौका दिया कि मैं तुम्हारे जैसे ऊंचे खून वाले को पुनर्जन्म के रास्ते भेज दूं। हा। नहीं। आल्हे। जंगल में दर्दनाक चीखें गूंज उठीं और काला एनर्जी चारों ओर फैल गया। जब झुओ फान खड़ा हुआ तो उसके चारों ओर बस धूल और कपड़ों के टुकड़े थे जो हवा में उड़ रहे थे। झुओ फान ने राहत की सांस ली। सच में एक सेंट की कल्टिवेशन बड़ी मजबूत होती है। अच्छा हुआ कि मैंने काफी समय से डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट इस्तेमाल नहीं किया। अब कुछ दिन मुझे इसे स्थिर करना होगा, वरना मैं भी गद्दार झाओ चेन जैसा हो जाऊंगा। हाँ। झुओ फान का कान हल्के से हिला और वो गायब हो गया। तू सही वक्त पर आया है सिक्स्थ सेक्रेट माउंटेन को रिपोर्ट करने। एन्चांटिंग एम्प्रेस वहां उतरी और चारों ओर देखने लगी। अजीब है, मैंने अभी यहाँ सेंट की सीक्रेट बॉडी देखी थी, कहाँ गई। मास्टर? रूबी क्लाउड सेट के शिष्य भी पहुंच गए। हमने चारों ओर देखा, लेकिन किसी का कोई निशान नहीं मिला। इंचांटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया और सोची क्या लड़ाई खत्म हो गई और सब बिखर गए। यहाँ कोई लाश भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब जिसने चिंगचेंग को लिया वो भी एक सेंट है। इंचांटिंग एम्प्रेस का पैर कुछ पर पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो धूल और कुछ पहचाने हुए कपड़ों के टुकड़े मिले। इंचांटिंग एम्प्रेस जोर से चिल्ला उठी, ये तो सेंट के कपड़े हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। क्या वो मारा गया? इंचांटिंग एम्प्रेस डर से कांपने लगी। उसके घुटने ढीले पड़ गए और वो जमीन पर बैठ गई। ये बहुत बुरा हुआ। सिक्स्थ सेक्रेट माउंटेन का यंग लॉर्ड रूबी क्लाउड सेक्ट के इलाके में मारा गया। अब माउंटेन लॉर्ड मुझ पर गुस्सा निकालेगा। शिष्यों, सबको इकट्ठा करो, हम सिक्स्थ सेक्रेट माउंटेन को रिपोर्ट करेंगे। 2 हफ्ते बाद सिक्स्थ सेक्रेट माउंटेन में एक विशाल और सजी हुई स्टडी में मूंछों वाला एक मध्यम उम्र का आदमी हाथ में धूल और कपड़ों के टुकड़े लिए लाल आंखों से देख रहा था। वो आदमी गुस्से से फट पड़ा। उसकी ऑरा इतनी भयानक हो गई कि उसने अपनी मेज और कमरे के हर चीज चकनाचूर कर दी। कांपती हुई इंचांटिंग एम्प्रेस हवा में उछलकर दीवार से टकराई और खून उगल दिया। ये किसने किया? 8 एम्परर्स की जमीन में सिर्फ मेरा बेटा ही क्यों मारा गया? वो मध्यम उम्र का आदमी गरजते हुए इंचांटिंग एम्प्रेस के सामने पहुंचा। उसके बाल पकड़ लिए और कान में दहाड़ा। इंचांटिंग एम्प्रेस, सच बता, क्या हुआ? मेरे बेटे के साथ तुम्हारे सेक्ट में ये क्यों हुआ? माउंटेन लॉर्ड, यंग लॉर्ड की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमने ये नहीं किया। मुझे पता है कि तुमने नहीं किया। बेकार की बातें मत करो, तुम्हारे बस का तो है ही नहीं। धम इंचांटिंग एम्प्रेस दीवार में जा टकराई, जबकि वो आदमी और भड़क उठा। मैं पूछ रहा हूं कि मेरे बेटे को तुम्हारे सेक्ट के इलाके में किसने मारा? अगर जवाब नहीं मिला तो मैं रूबी क्लाउड सेक्ट को सेक्रेट डोमेन से मिटा दूंगा।
माउंटेन लॉर्ड, हम इसकी जांच करेंगे और आपको बताएंगे। इंचांटिंग एम्प्रेस डर के मारे घुटनों पर गिर गई। मध्यम उम्र का आदमी सिर पकड़कर रो पड़ा। फिंगर, तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, तेरी लाश तक नहीं बची। फिंगर, मैंने सोचा था कि छू किंगचेंग तेरे लिए अच्छी होगी ताकि तू सॉवरेन स्टेट समझ सके, लेकिन अब तो तुझे कभी नहीं देख पाऊंगा। तेरी डिसाइपल का क्या हुआ? अगर वो दुखी है तो मैं उसे सेक्रेड माउंटेन में विधवा के तौर पर जगह दे सकता हूं। इंचांटिंग एम्प्रेस हकलाने लगी। आदमी का चेहरा ठंडा हो गया। क्या मतलब? क्या वो फिंगर के करीब नहीं थी? अगर वो मरा तो क्या उसे फर्क नहीं पड़ा? बेतुकी बात है, सेक्रेड माउंटेन का यंग लॉर्ड इतना ध्यान दिखाए और वो चाहती भी नहीं। उसे अपनी किस्मत का अंदाजा ही नहीं। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी था तो भी मैं उसे सेक्रेड माउंटेन में अपनी बहू के रूप में लूंगा क्योंकि वो फिंगर के साथ थी। लेकिन बेहतर होगा कि वो दुखी विधवा का नाटक करे ताकि बाकी पहाड़ों को शक न हो, समझी? माउंटेन लॉर्ड, ये मुद्दा ही अलग है। इंचांटिंग एम्प्रेस का चेहरा कांप उठा। आदमी ने लंबी नजर डाली। अलग है तो फिर क्या है? मैं तो उससे सचमुच अपने बेटे से प्यार करने को नहीं कह रहा, बस दिखावा करने को कह रहा हूं ताकि औरों को धोखा दिया जा सके। इसमें दिक्कत क्या है? तुमने इतने सालों में अपने शिष्य को संभालना नहीं सीखा क्या? नहीं माउंटेन लॉर्ड, मैं अपने डिसाइपल्स को संभालना जानती हूं और सालों से ऐसा ही कर रही हूं, लेकिन पहले उसका यहां होना जरूरी है। आदमी ठिठक गया। उसका गम जैसे गायब हो गया। क्या मतलब? तुम ये तो नहीं कह रही कि? इंचांटिंग एम्प्रेस ने सिर झुका लिया। क्या वो फिंगर से इतनी मोहब्बत करती थी कि उसने अपनी जान दे दी? आदमी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल दौड़ गए। इंचांटिंग एम्प्रेस पलकें झपकाने लगी, खुद भी उलझन में। जान दे दी? किंगचेंग और तुम्हारा बेटा तो मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे। क्या तुम अपने बेटे के चाम को ज्यादा नहीं आंक रहे? इंचांटिंग एम्प्रेस की चुप्पी ने आदमी को और गुस्से में ला दिया। तुम बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। तुम अपनी डिसाइपल पर नजर भी नहीं रख पाई। हमने इस प्राइस पिक को 1 सदी तक पाला था। मेरा बेटा चला गया, लेकिन ये तो बची रहनी चाहिए थी। कमीनी औरत, मेरा प्राइस पिग मुझे लौटा दे। वो आदमी इंचांटिंग एम्प्रेस की गर्दन पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगा। उसे अपने बेटे से ज्यादा परवाह छू किंगचेंग की थी। माउंटेन लॉर्ड, मेरी बात सुनो। किंगचेंग, ठीक है? इंचांटिंग एम्प्रेस की भराई हुई आवाज किसी तरह बाहर निकली। आदमी चौंक गया और उसकी गर्दन छोड़ दी। तो फिर यह सब क्या था? मैं तो उसे कोई ले गया है, इंचांटिंग एम्प्रेस ने कहा। आदमी का चेहरा हिलने लगा। फिर उसने और भी जोर से उसकी गर्दन दबा दी। इंचांटिंग एम्प्रेस ने माउंटेन लॉर्ड के ठंडे हाथ को पकड़ा और हांफते हुए बोली, माउंटेन लॉर्ड, मुझे माफ कर दो। तू घटिया औरत कुछ भी सही से नहीं कर सकती। वो आदमी दांत पीसते हुए बोला, मेरा बेटा तेरे इलाके में मारा गया और ऊपर से तूने वो इनाम वाली सुअर भी खो दी जिसे मैंने 100 साल से पाला था। अब बता तू किस सजा की हकदार है? इंचांटिंग एम्प्रेस ने अपने गले को पकड़ा जो दर्द से सूज चुका था और हकलाते हुए बोली, माउंटेन लॉर्ड, किंगचेंग तो बस गुम है, हमें उसे वापस लाना होगा। ये तो मरने से अच्छा है। जैसे कि? उसने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया और गर्जा, मुझे तो खुशी होती अगर वो मेरे बेटे के लिए अपनी जान दे देती। अब वो भी चली गई और मेरा बेटा भी चला गया। मैंने सब कुछ खो दिया और ऊपर से उनके बीच जरा भी मोह नहीं था। क्या तुझे अंदाजा है मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं? मैं तो सोच रही थी कि तुम तो बिल्कुल भावना रहित और सिर्फ फायदे की सोच रखने वाले हो। इंचांटिंग एम्प्रेस ने वो बात मन में ही रखी और झुककर बोली, कृपया अपने दुख पर काबू रखिए माउंटेन लॉर्ड। बहुत बकवास हो गई। अब मैं सब जानना चाहता हूं कि असल में हुआ क्या और किंगचेंग कैसे खोई। सच बता वरना मर जा। इंचांटिंग एम्प्रेस ने झुककर बताना शुरू किया कि कैसे ही शाओफिंग ने झुओ फैन को बुलाकर चेतावनी दी, लेकिन वो तो पहले ही सब जानता था। झुओ फैन के जाने के थोड़ी देर बाद हमें सेक्ट में बेहोश शिष्यों का पता चला और किंगचेंग गायब थी। यंग लॉर्ड पीछे गया और मुझे पता भी नहीं चला कि ये आखिरी बार होगा जब मैं यंग लॉर्ड की जीनियस, दयालुता और मिलनसार स्वभाव देख पाऊंगी। हाय, कितना दुख है। रोना बंद कर। माउंटेन लॉर्ड ने उसे डांटा। मुझे अपने बेटे की असलियत अच्छे से पता है। वो बिल्कुल भी मिलनसार नहीं था। तू बस मेरे सामने रो रही है। इंचांटिंग एम्प्रेस ने एक फीकी सी मुस्कान दी। माउंटेन लॉर्ड कितने समझदार हैं। लेकिन यंग लॉर्ड को बहुत लोगों का सम्मान भी मिला था। हा हा हा। उसकी इस चापलूसी को नजरअंदाज करते हुए आदमी बोला, तो ये सब झुओ फैन के जाने के बाद हुआ। क्या इसका उससे कोई रिश्ता है? ये तो मुमकिन नहीं। इंचांटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया। क्यों नहीं? माउंटेन लॉर्ड झुओ फैन डेमोनिक एम्परर का दायां हाथ है। वो बेहद चालाक है, लेकिन ताकत के मामले में तो कीड़े के बराबर है। बोन टेम्परिंग स्टेज में है। अगर उसकी ऊंची हैसियत का संरक्षण ना होता तो अब तक खाद बन चुका होता। यंग लॉर्ड एक सेंट था जिसे कोई कीड़ा छू भी नहीं सकता था। ये नामुमकिन है। तो फिर उसके आसपास के लोग? माउंटेन लॉर्ड ने आंखें सिकोड़ लीं। 8 एम्परर्स ने फिर सिर हिलाया। माउंटेन लॉर्ड, लुओ क्लान ने डेमोनिक एम्परर से पनाह ली है। उनके पास कोई बड़े योद्धा नहीं हो सकते। वो कम से कम डेमोनिक एम्परर से नीचे होंगे। जबकि जिसने किंगचेंग को पकड़ा वो तो हवा की तरह चला और मेरी जूनियर सिस्टर में सांगू को बिना प्रतिक्रिया के बेहोश कर दिया।
ये तो कम से कम 8 एम्परर्स के स्तर की ताकत है। लुओ क्लैन ऐसा नहीं कर सकते। और जब हम सेक्ट में थे मैंने यंग लॉर्ड का सीक्रेट बॉडी देखा, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। ये साबित करता है कि यंग लॉर्ड की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हुई। माउंटेन लॉर्ड यंग लॉर्ड को इतनी जल्दी मारने वाला सिर्फ एक सेंट हो सकता है। 8 एम्परर्स भी ये नहीं कर सकते। माउंटेन लॉर्ड ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है, लेकिन किसने किया? फिंगर को पलक झपकते मारने के लिए मध्य स्तर का सेंट होना जरूरी है। शायद। माउंटेन लॉर्ड, क्या आपने पता लगा लिया? एक गुट है जिसके पास ऐसी ताकत है। ड्रैगन सेंट्स। माउंटेन लॉर्ड ने आंखें सिकोड़ लीं। 7 सेक्रेड माउंटेन्स और ड्रैगन्स के बीच टकराव है, लेकिन बरसों से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। वो झगड़े से बचते हैं। वो मेरे बेटे को नहीं मार सकते। शायद यंग लॉर्ड का घमंड उन्हें भड़का गया हो। नहीं, मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि कभी उन छिपकलियों को ना छुए। माउंटेन लॉर्ड ने उसकी बात ठुकराई। अगर ड्रैगन्स नहीं तो क्या बाकी सेक्रेड माउंटेन्स? क्या छू किंगचेंग का राज खुल गया? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ये सबसे मुमकिन वजह थी। जुओ फैन के पास किंगचेंग को लेने का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन ताकत नहीं, इसलिए उन्होंने उसे शक से बाहर कर दिया। मामले पेचीदा हो रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पीछे कौन है। उनका मानना था कि हे शाओफेंग की मौत छू किंगचेंग की वजह से हुई। हे शाओफेंग ने शायद उसका राज जान लिया और उसे चुप करा दिया गया। फेंगर, मैं तेरे कातिल को ढूंढ निकालूंगा और प्यारे छू किंगचेंग को बचाऊंगा, माउंटेन लॉर्ड ने कसम खाई। एन्चेंटिंग एम्प्रेस ने कहा, जब राज खुल गया है तो क्या जुओ फैन का खतरा अब भी बरकरार है? उसे तिरछी नजर से देखते हुए माउंटेन लॉर्ड बोला, जब तक ये खुला राज नहीं बनता तब तक ये खतरा असली है। कोई भी इस राज को नहीं फैलाएगा, न हम न वो जिसने छू किंगचेंग को लिया है। हमें पहले वार करना होगा और तुरंत छू किंगचेंग को अपने पास लाना होगा। एन्चेंटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया। क्या हम उसके बागी कदमों को बर्दाश्त करने वाले हैं? क्या ये बस जमीन का मामला नहीं है? वो अगले सेक्रेड माउंटेन्स के डिसाइपल्स के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बस उसकी जुबान बंद रहनी चाहिए। माउंटेन लॉर्ड ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, 7 सेक्रेड माउंटेन्स का मिलजुल कर कदम उठाना उन बूढ़ों के डर की वजह से है जो 100 साल पहले की घटना से जुड़े हैं कि कहीं कोई ताकतवर उभर कर उनकी सत्ता ना गिरा दे। वो सारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि 10 प्राचीन सॉवरेंस जैसा कोई भी जीनियस हमारे कहे बिना सेंट न बन सके। एन्चेंटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया और उसके दिल में डूबन महसूस हुई। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस लड़के ने कहा था। सेक्रेड माउंटेन्स सबको कुचलना चाहते हैं। अब किसी के पास ऊपर उठने की कोई उम्मीद नहीं बची। उधर जुओ फैन डेविल माउंटेन में वापस आ चुका था, जहां उसने मेन हॉल में घबराए हुए पहरेदार देखे। वो झुककर बोले, स्टुअर्ट जुओ, आप आ गए। क्या हुआ? सब यहां क्यों जमा हो? स्टुअर्ट जुओ, हमारा हमला 2 एम्परर्स पर अच्छा चल रहा था, लेकिन अब दोनों खुद बैटलफील्ड में उतर आए हैं और हम में से कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हमें मोर्चे से तुरंत मदद के संदेश मिल रहे हैं। डिमोनिक एम्परर सिक्लूडेड हैं और हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर ये चलता रहा तो हमें भारी नुकसान होगा। हम 8 एम्परर्स के रोक न पाने वाले हमलों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, समझ गया। जुओ फैन ने भौं उठाई। चिंता मत करो, मैं अभी डिमोनिक एम्परर से मिलने जाता हूं और उनसे लड़ने की गुजारिश करूंगा। जुओ फैन उनकी शुक्रिया भरी बातों के बीच पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ा। डिमोनिक एम्परर, सर, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। गड़गड़ाहट। भारी दरवाजा खुला और जुओ फैन अंदर गया। उसने देखा कि झाओ चेन की आंखों में खून का प्यासा पागलपन था। मेरे इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं? डिमोनिक एम्परर की सांसें तेज हो रही थीं। जुओ फैन मुस्कुराया। डिमोनिक एम्परर, सर, अब मैं उन्हें नहीं ला सकता। फाल्कन एम्परर और रेत एम्परर बैटलफील्ड में उतर आए हैं और हमें और कैदी पकड़ने से रोक रहे हैं। धड़ाम। झाओ चेन ने पत्थर का बिस्तर तोड़ते हुए कहा, ये नालायक सब बर्बाद कर रहे हैं। मैं इन्हें देख लूंगा। मोर्चे से रिपोर्ट आई है कि फाल्कन एम्परर और रेत एम्परर को खत्म करने के लिए डिमोनिक एम्परर की मदद चाहिए और 8 एम्परर्स की अद्भुत कल्टीवेशन भी इसमें बहुत काम आएगी। जुओ फैन हल्की सी हंसी के साथ बोला। झाओ चेन की आंखों में पागलपन और खूनी चमक आ गई। हाँ, इन्हें इस्तेमाल करके मैं सेंट बन जाऊंगा। झाओ चेन गायब हो गया और जुओ फैन अकेला रह गया। ली जिंगतियन चू किंगचेंग को लुओ क्लैन में छोड़कर यहां आया और जुओ फैन के पास आकर बोला, स्टुअर्ट जुओ, आपने उसे किस तरह की कल्टीवेशन कराई है? ये इतना पागल क्यों हो गया है? ये उसका दिल है जो पागल हो रहा है। कल्टीवेशन मेथड से इसका कोई लेना देना नहीं। जुओ फैन ने आह भरकर हल्की हंसी दी। डिमोनिक एम्परर के मैदान में उतरते ही पागल कुत्ते आपस में ही काटेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले डेविल माउंटेन में हुआ था। हा। स्टुअर्ट जुओ, हम कब आगे बढ़ेंगे? ली जिंगतियन की आंखों में जोश था। भाई लोग अब रुक नहीं सकते। वो लड़ना चाहते हैं। फाल्कन एम्परर के निकलते ही सबको 8 एम्परर्स से भिड़ने की इच्छा हो गई है। आपका आदेश ही लुओ क्लैन की सेना को रेत एम्परर और फाल्कन एम्परर की जमीन पर चढ़ाई से रोक रहा है। ही। तुम बड़े उतावले हो। जुओ फैन ने घूरा। लुओ क्लैन के एक्सपर्ट्स सेक्रेड माउंटेन से लड़ेंगे।
उससे पहले कोई भी खुले में नहीं आएगा। सेक्रेड माउंटेन्स 8 एम्परर्स की मदद कर रहे हैं, तो सेक्रेड डोमेन के निचले हिस्से लेना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। धमाकों की गूंज लगातार आसमान में गूंज रही थी और चीलों की तीखी चीख कान चीर रही थी। साथ ही भूत जैसी परछाइयां डरावनी चीखें मार रही थीं। फाल्कन एम्परर और रेथ एम्परर के अचानक हमले ने न सिर्फ डिमोनिक एम्परर की सेना को पीछे धकेल दिया, बल्कि 5 शहर भी वापस ले लिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रेथ एम्परर ने अपना इलाका छोड़कर फाल्कन एम्परर के साथ हाथ मिला लिया था। हालांकि पिछली बड़ी लड़ाई में दोनों के पास अब ज्यादा फौज नहीं बची थी, लेकिन फिर भी जब 2 8 एम्परर्स मिलकर लड़ाई में उतरते हैं तो उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। दुख और चीख पुकार सुनते हुए फाल्कन एम्परर एक डिवाइन ईगल की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर रेथ एम्परर को दोस्ताना इशारा किया और कहा, भाई रेथ, इस बार अपना इलाका छोड़कर मेरी मदद करने आए हो, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। रेथ एम्परर ने चारों तरफ फैले धुंध जैसे ग्रे बादल में लिपटा हंसते हुए कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं भाई फाल्कन, हम अकेले टिक नहीं सकते थे, इसलिए मिलकर पलटवार किया। जब डिमोनिक एम्परर की जमीनें ले लेंगे तो आपस में बांट लेंगे, कुछ नुकसान कोई बड़ी बात नहीं। फाल्कन एम्परर ने सिर हिलाया, भाई रेथ की सोच वाकई काबिले तारीफ है, हम दोनों साथ हैं तो डिमोनिक एम्परर भी हमें नहीं रोक पाएगा। इस बार मैंने बाकी लोगों को भी खबर भेज दी है ताकि पहले जैसी अचानक वाली मुसीबत ना हो। रेथ एम्परर की आंखों में खून उतर आया, पिछली बार सब गड़बड़ जुओ फैन ने की थी। इस बार जब डिमोनिक एम्परर की जमीनें ले लेंगे तो पहले उसे खत्म करना होगा, वरना बाद में परेशानी बनेगा। फाल्कन एम्परर ने भी हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो लड़का डिमोनिक एम्परर के पास रहने लायक नहीं, बहुत चालाक है। दोनों लाशों के ऊपर से चलते हुए शहर के फाटक तक पहुंचे। बस एक हल्के से इशारे में फाटक टुकड़े टुकड़े हो गया। दोनों के चेहरों पर जीत की मुस्कान थी। ये डिमोनिक एम्परर के छठे शहर का पतन था, और वो भी इतनी जल्दी। हा। अचानक एक डरावना ईविल ऑरा चारों तरफ फैल गया। शहर में घुसती उनकी सेना के दिल जैसे थम गए, खून जम गया। रेथ एम्परर ने भूमि सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये डिमोनिक एम्परर का ऑरा है? फाल्कन एम्परर ने हैरानी से कहा, यह मुमकिन नहीं, हम अभी कुछ समय पहले ही उसे देख चुके हैं, उसका ऑरा इतना ईविल और ताकतवर कैसे हो सकता है? वो दबाव और भी डरावना होता जा रहा था कि तभी एक परिचित और सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजी, हा, फाल्कन एम्परर, रेथ एम्परर, तुम दोनों बुजुर्ग मेरी योजनाओं में टांग अड़ाने की हिम्मत रखते हो? समर्पण कर दो अभी। सचमुच ये डिमोनिक एम्परर है। दोनों हैरान होकर बोले, और सामने काले एनर्जी में लिपटा वो डरावना इंसान देखकर उनके मन में बेचैनी और पागलपन की लहर दौड़ गई। ये कैसे हो गया इसके साथ? जाओ चैन ने पहले वार किया, डेविल पाम। गिनती से बाहर काले हथेली जैसे वार आसमान से उल्काओं की तरह बरसे और जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ तबाही मचा दी। उनकी मिलीजुली सेना दर्दनाक चीखों के साथ फट गई, खून और मांस के टुकड़े हर जगह बिखर गए। फाल्कन्स फ्लाइट, रेथफुल स्काई। दोनों एम्परर्स ने कोई रिस्क नहीं लिया और तुरंत पलटवार किया। असंख्य चीलों की चीख और परछाइयां आसमान में भर गईं। सैकड़ों हमले उन विशाल हथेलियों की तरफ दौड़े, लेकिन धमाकों के बीच उनकी कला बस छूते ही टूट गई। दोनों एम्परर्स पर जोरदार पलटवार हुआ। वो हवा में उछल गए, खून उगलते हुए जाओ चेन की ओर देखने लगे, और वहां उन्हें पागलपन दिखा। ये मुमकिन नहीं, दोनों ने हैरानी से कहा। उसने हमें ऐसे पछाड़ दिया जैसे कुछ थे ही नहीं। ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या हुआ इसके साथ? जाओ चेन के चारों तरफ का काला औरा और घना हो गया। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। हा, बुजुर्ग कबाड़, अब तुम्हें मेरी ताकत का पता चला। मैं आज तुम्हारा जल्लाद हूं, मर जाओ। जाओ चेन आगे बढ़ा। डिमोनिक एम्परर, ज्यादा घमंड मत कर। क्या सोचते हो तुम हमें दोनों को हरा दोगे? तुम्हारे पास वो दम नहीं है। क्या तुम खुद को अपने मास्टर झुओ यफान समझते हो? दोनों ने ताना मारा, क्योंकि हार मानना तो अभी दूर की बात थी। उन्होंने हाथों से संकेत बनाए और उनसे 2 सुनहरी औरस निकली। एक 500 मीटर की सुनहरी चील और 100 मीटर ऊंचा सुनहरा प्रेत हवा में प्रकट हुआ। ये उनके इंपीरियल मार्क्स थे। जाओ चैन ने दुष्ट हंसी के साथ कहा, मेरा मास्टर 8 एम्परर्स का मुखिया था, और अब मैं उसके नक्शे एकदम पर चलूंगा, बल्कि उसे भी पार करूंगा। अब से लोग डिमोनिक एम्परर जाओ चैन को स्ट्रॉन्गेस्ट कहेंगे, झुओ यफान को नहीं। हा। जाओ चैन का शरीर कांपा और एक काला ड्रैगन, जिसमें सुनहरी रोशनी की झलक थी, आसमान में निकल पड़ा। वो काला ड्रैगन पहले से अलग था। उसमें एक खतरनाक अंधेरा था जिसे देखकर ही दिल कांप जाए। फाल्कन एम्परर घबराया, क्यों? इसका इंपीरियल मार्क बदल गया। ये और ज्यादा डार्क लग रहा है और मुझे बेचैन कर रहा है। रेथ एम्परर ने कहा, हमारे पास सोचने का समय नहीं है। चाहे जितना भी बदल गया हो, हमें इसके इंपीरियल मार्क को नष्ट करना होगा। रेथ एम्परर ने संकेत बनाया और उसका प्रेत जैसे इंपीरियल मार्क काले ड्रैगन की तरफ गरजते हुए बढ़ा। फाल्कन एम्परर ने दांत भींचकर सुनहरी चील वाले इंपीरियल मार्क को पीछे भेजा। तीनों इंपीरियल मार्क्स की टक्कर से धरती आसमान हिल गया। फाल्कन एम्परर और रेथ एम्परर का दिल कांप उठा और उन्होंने खून उगल दिया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने डर से एक दूसरे को देखा।
हम दोनों के इंपीरियल मार्क्स कैसे दब गए? उनके शरीर पर भी गहरी चोटें थीं। ऊपर देखा तो उनके इंपीरियल मार्क्स पीछे फेंक दिए गए थे। जाओ चेन ने उन्हें जड़ से हिला दिया था। सब एम्परर थे, लेकिन इतनी बड़ी ताकत का अंतर कभी नहीं देखा था। क्या ये जुओ यिफान के बराबर हो गया है? पट! अचानक उनके शरीर कांप गए और दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया। उनके इंपीरियल मार्क्स पीछे खींचे गए और अब वो जाओ चेन के ड्रैगन की काली पूंछ में बंधे हुए थे। डिमोनिक एम्परर, ये क्या कर रहे हो? फैल्कॉन एम्परर घबरा गया। इंपीरियल मार्क उनकी सोल थी, जितनी ताकतवर उतनी ही नाजुक। उन्हें कैद होते देख उनका दिल दहल गया। उन्होंने इंपीरियल मार्क्स छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों छूट नहीं पाए। दोनों एम्परर्स डर से कांप गए। काले ड्रैगन ने गरजते हुए दोनों इंपीरियल मार्क्स को और कसकर लपेट लिया। उसकी आंखों में चाहत और नफरत चमक रही थी, बिल्कुल उसके मालिक जैसी। क्या कर रहा हूं, पूछते हो? जाओ चेन ने मुंह से लार पूछी। रिलैक्स, जैसे तुमने मेरी सामग्री लेने से रोका, अब तुम ही उसकी जगह लोगे। 8 एम्परर्स के सदस्य होने के नाते तुम्हारी ताकत मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी। हा हा हा। उसकी पागल आंखों में देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फाल्कोन एम्परर चिल्लाया, डिमोनिक एम्परर, जल्दबाजी मत करो। ये लड़ाई तुमने शुरू की, हम तो बस बचाव कर रहे थे। चलो बात करते हैं। सीक्रेट माउंटेन से खबर आई है कि वो 8 एम्परर्स में कुछ को बदलने वाले हैं। अगर अभी बखेड़ा खड़ा करोगे तो तुम्हें ही बदल देंगे। सीक्रेट माउंटेन्स? जाओ चेन ने भौं उठाई। वो कुछ नहीं है। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी तो उनका काम तमाम। वो सोचते हैं कि मुझे बदल देंगे। जल्द ही मैं उन्हें अपने सामने झुकाऊंगा। वो सब कचरा है। हा हा हा। पागलपन! पागल हो गया है ये बहन का चौदा। दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। डिमोनिक एम्परर हद से ज्यादा घमंडी था और ऊपर से पूरी तरह पागल हो चुका था। दोनों ने फिर से हाथों से इशारे किए। स्कैटर्ड फैल्कन फेदर्स, रेत फ्लाइट। दोनों ने धीरे से मंत्र बुदबुदाया और तभी सुनहरे बाज ने एक तेज चमक बिखेरी, जिससे अनगिनत पंख चारों तरफ फैल गए। वहीं रेत ने एक भयानक चीख मारी और उसके मुंह से धुएं जैसे धुंधले साए निकल पड़े। इससे दोनों के इंपीरियल मार्क सिकुड़ने लगे और मिटने लगे और दोनों एम्परर्स भागने का रास्ता ढूंढने लगे। जाओ चेन ने ठंडी हंसी हंसी, तुमने गलत आदमी चुन लिया इन घटिया चालों के लिए। डिवाउरिंग डिमोनिक ड्रैगन। उसने तेजी से हाथों से इशारे किए और काला ड्रैगन धुंध में बदलकर सारे पंख और धुंधले साए निगल गया। दोनों एम्परर्स सख्त हो गए और दर्द से कराह उठे। भागने की उम्मीद खत्म हो गई। जब उन्होंने देखा कि काली ऊर्जा घूमते हुए उन्हें घेर रही है, दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। जाओ चेन पागलों की तरह हंसने लगा। फैल्कन एम्परर, रट एम्परर, तुम मेरी बराबरी में कुछ भी नहीं हो। अब हार मान लो और मेरी कल्टीवेशन का हिस्सा बन जाओ। सॉवरेन स्टेज तक पहुंचने का तुम्हें सम्मान मिलेगा। हा हा हा। अंडरवर्ल्ड? जाओ चेन ने जोर से चिल्लाया। काले धुएं का सैलाब आसमान को निगल गया। दोनों एम्परर्स उस भारी अंधेरे में कांप उठे। ये क्या है? मैं इतना कमजोर और दर्द में क्यों महसूस कर रहा हूं? वो हमारे मार्क्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। रेत एम्परर ने गाली दी। डिमोनिक एम्परर, हमारे इंपीरियल मार्क्स के साथ क्या कर रहा है तू? जाओ चेन ने कंधे उचकाए। कुछ खास नहीं, बस इसकी ताकत ले रहा हूं। जैसे ही मैं खत्म कर लूंगा ये मिट जाएंगे और तुम भी इनके साथ ही। दोनों एम्परर्स डर गए। उन्होंने कांपते हाथों से इशारे किए ताकि अपने मार्क्स को आजाद कर सकें, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे उनकी ताकत घट रही थी, जाओ चेन और मजबूत होता जा रहा था। उनका अंजाम सिर्फ एक था, पूरी तरह सूखकर खत्म हो जाना। दोनों जमीन पर गिर पड़े और झटके खाने लगे। उनकी जान धीरे धीरे खिंच रही थी। जाओ चेन ने पागलपन भरी मुस्कान के साथ अपनी ताकत को उफान मारते महसूस किया। आंखें बंद कर उस पल का मजा ले रहा था। सॉवरेन कल्टीवेशन मेथड्स सच में अलग दुनिया की चीज हैं। मुझे बस कल्टीवेशन जारी रखनी है और मैं सेक्रेट डोमेन पर राज कर सकता हूं। हा हा हा। अचानक कहीं से एक भारी भूरी आकृति आई और काले धुएं को चीरते हुए उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। जाओ चेन कांप गया। वो भूरी आकृति दरअसल एक विशाल बाज था। उसने अपने पंजों में रेत और सुनहरे बाज को पकड़ रखा था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे। दोनों एम्परर्स ने राहत महसूस की और फैल्कन एम्परर ने उस क्रीचर की तारीफ की। रेड एम्परर की आंखें चमक उठीं। क्या ये तुम्हारा स्पिरिट एनिमल है? ये बिल्कुल सही समय पर आया। चलो अपने मार्क्स लेकर भाग चलते हैं। फैल्कन एम्परर ने इशारा किया और रेत एम्परर ने उसकी नकल की। मार्क्स सुनहरी रोशनी में बदलकर उनके शरीर में लौट आए और उनकी सांसें कुछ आसान हो गईं। जाओ चेन का चेहरा बिगड़ गया। उसने उस भूरी चील को भागते देखकर गुस्से से कहा, कमीनी कबूतर, तू मरी। डेविल पाम। 100 मीटर लंबी एक विशाल हथेली चील पर लपकी। वो बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देर हो चुकी थी। हथेली ने उसे पकड़ लिया और उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूमने लगी। दोनों एम्परर्स ने डरते हुए देखा कि वो राख में बदल गई। ये डिमोनिक एम्परर आखिर कर क्या रहा है? ये तो भयानक है। जाओ चेन ने ड्रैगन को अपने शरीर में समेटा और हंसते हुए बोला, इस बीस ने तुम्हें थोड़ी देर और जिंदा रखा, लेकिन ज्यादा नहीं। हम्फ।
जाओ चैन दोनों की तरफ झपटा। दोनों एम्परर्स तुरंत भाग निकले, बाकी किसी चीज की परवाह नहीं की। क्या डेमोनिक एम्परर पागल हो चुका है? वो इतना गिर कैसे गया? पीछे से एक सीटी की आवाज आई और एक हथेली उन तक पहुंच गई। हा हा हा, तुम अब भी सोचते हो कि इस रफ्तार से मुझसे भाग सकते हो? बेवकूफों, हा हा हा। ये इतना तेज क्यों है? ये तो जैसे कोई और ही आदमी हो गया है, फैल्कन एम्परर ने चिल्लाया। रेत एम्परर ने उसकी बाह पर एक वार किया। माफ करना ब्रदर फैल्कन, मैं तुम्हें याद रखूंगा, बाद में तुम्हारा बदला लूंगा। फैल्कन एम्परर उस हमले से लड़खड़ा गया और जाओ चैन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। धिक्कार है तुझे रेत एम्परर, तूने मुझे चारा बना दिया, तेरा भी नंबर आएगा, फैल्कन एम्परर ने गुस्से से कहा, जबकि रेत एम्परर दूर निकल चुका था। रेत एम्परर का चेहरा गंभीर था, उसने उसकी आवाज को अनसुनाकर भागना जारी रखा। ब्रदर फैल्कन, माफ करना, बेहतर है कि एक जिंदा रहे बजाय हम दोनों के मरने के। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। रेत एम्परर दूर गायब हो गया। फैल्कन एम्परर का चेहरा कांप उठा। जाओ चैन ने उसकी गर्दन और कस ली। क्या यही तुम्हारी दोस्ती है? मैं भावुक हो गया। ही। डिमोनिक एम्परर, मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज। फैल्कन एम्परर काले धुएं में समा गया। कुछ मिनट बाद वो धुआं छट गया और फैल्कन एम्परर राख बन चुका था। हम्फ, कुछ भी करूंगा। क्या तुम सोचते हो मैं 8 एम्परर्स की बातों पर भरोसा कर लूंगा? हा हा हा। डिमोनिक एम्परर की हंसी गूंज उठी। फैल्कन एम्परर का अंजाम बेहद दर्दनाक हुआ और रेत एम्परर बुरी तरह घायल होकर भाग निकला। डिमोनिक एम्परर की सेना ने अपने लॉर्ड की जीत देखकर खुशी मनाई, लेकिन डिमोनिक एम्परर ने हाथ लहराया और सैकड़ों लोगों को काले धुएं में खींचकर राख में बदल दिया। लोग डर से जम गए। डिमोनिक एम्परर ने दहाड़ा, निकम्मे, लड़ो, मेरे लिए और जमीनें और कैदी लेकर आओ, वरना या तो वो होंगे या तुम जो मेरी साधना के सामान बनोगे, समझे? जी डिमोनिक एम्परर। सेना कांपते हुए आगे बढ़ी। पहले की खुशी अब खौफ में बदल गई थी। वो पहले डिमोनिक एम्परर के लिए नाम कमाने को लड़ते थे, अब सिर्फ इसलिए लड़ते थे ताकि उसकी भूख का शिकार न बन जाएं। उन्हें मेहनत करनी थी ताकि उसे और शिकार मिले, वरना खुद ही शिकार बन जाएंगे। जाओ चैन ने तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी और दहाड़ा। दूर से जुओ फैन ने यह सब देखा और सिर हिलाया। ली जिंगटियन मुस्कुराया। स्टीवर्ट जुओ, डिमोनिक एम्परर तो मूर्ख बनता जा रहा है, अब तो खुलेआम लोगों को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है। वो मूर्ख नहीं, पागल है। जुओ फैन की आंखों में चमक आई। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ने उसकी ताकत तो बढ़ा दी, लेकिन संयम छीन लिया। अब वो ताकत पाने के लिए कुछ भी करेगा। जब हेवन किसी को मारना चाहता है तो पहले उसे पागल करता है ताकि वो अपनी समझ खो दे। सेक्रेड माउंटेन्स जल्द ही उस पर उतरेंगे, हमें बस उसके पतन का इंतजार करना है। ली जिंगटियन ने सिर हिलाया। ड्रैगन्स की तरफ से कोई खबर है? जुओ फैन ने पूछा। ली जिंगटियन ने झुककर कहा, स्टीवर्ट जुओ, अभी कुछ नहीं। क्या आप भी बेचैन हो रहे हैं? नहीं, बस मुझे और सब्र रखना है और चुप रहना है। जुओ फैन वहां से चला गया। क्या कहा? डिमोनिक एम्परर ने रेत एम्परर को हरा भी दिया और फाल्कन एम्परर को अकेले ही मार डाला। इंचांटिंग एम्प्रेस ने जेट स्लिप में लिखी खबर पढ़कर हैरानी से चीख दी। ये तो मुमकिन ही नहीं है। फाल्कन एम्परर से लड़ते हुए मुझे कितनी मुश्किल हुई थी, तो वो इतनी आसानी से कैसे मर गया, और ऊपर से 2 के मुकाबले 1 में। रेत एम्परर तो सोड एम्परर के सामने भी कुछ देर टिक सकता है। मैं संगू भी उलझन में थी। सीनियर सिस्टर, सच्चाई यही है कि फाल्कन एम्परर मर चुका है और रेत एम्परर भाग गया है। डिमोनिक एम्परर ने उनके इलाके अपने कब्जे में ले लिए हैं। इससे साबित होता है कि वो 8 एम्परर्स में सबसे ताकतवर है और उसका इलाका सबसे बड़ा है। क्या ये जुओ फैन की कोई चाल थी जिसकी वजह से फाल्कन एम्परर मरा? इंचांटिंग एम्प्रेस का चेहरा गंभीर हो गया। मैं संगू ने सिर हिलाया। सीनियर सिस्टर, मुझे नहीं लगता। वो तीनों खुले मैदान में पूरी फौज के सामने लड़े थे। बैटलफील्ड पर किसी धोखे की गुंजाइश नहीं थी, और कोई चाल भी 8 एम्परर्स की ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकती। वो लड़का चाहे जितने जाल बिछा ले, फिर भी वो उन दोनों एम्परर्स को घेर कर फंसा नहीं सकता। ये तो और भी शक पैदा कर रहा है। क्या डिमोनिक एम्परर ने कोई जबरदस्त औषधि खा ली जिससे उसकी ताकत इतनी बढ़ गई? इंचांटिंग एम्प्रेस को अब भी यकीन नहीं था। फिर उसने हाथ झटकते हुए कहा, छोड़ो, अभी तो हमारे पास ना यंग लॉर्ड का कोई सुराग है, ना किंग चेंग को किसने उठाया ये पता है। 8 एम्परर्स के झगड़ों में पड़ने का समय नहीं है। सीनियर सिस्टर सही कह रही हैं, मैं संगू ने झुककर जवाब दिया। तभी एक डिसाइपल अंदर आया और झुककर बोला, मास्टर, एक और जेड स्लिप आया है जिसमें बहुत तेज ऑरा है। हम इसे जांच नहीं पाए, लगता है ये सिर्फ मास्टर के लिए है। रेत सील? इंचांटिंग एम्प्रेस चौंक गई। ये तो रेत एम्परर की तरफ से है। इंचांटिंग एम्प्रेस ने भौहें चढ़ाकर उसे पढ़ा और जोर से बोली, रेत एम्परर ने सभी 8 एम्परर्स को रेत बैम्बू फॉरेस्ट में एक अहम मसले के लिए बुलाया है। ये जरूर युद्ध से जुड़ा होगा। मैं संगू ने जोड़ा। इंचांटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया और बाहर निकलते हुए बोली, संगू, मेरे साथ चलो। जब तक यंग लॉर्ड और किंग चेंग की कोई खबर नहीं है, चलो देखते हैं डिमोनिक एम्परर के मामले में क्या हो रहा है। इंचांटिंग एम्प्रेस उड़ चली और मी संगू भी पीछे हो ली।
1 महीने बाद दोनों एक अंधेरे और डरावने बांस के जंगल के सामने पहुंची, जहां चारों तरफ पहरेदार थे। जगह जगह कब्रों के पत्थर लगे थे। इंचांटिंग एम्प्रेस एक मंडप में पहुंची, जहां लोग पहले से बैठे थे और रेत एम्परर मेजबान की तरह मौजूद था। इंचांटिंग एम्प्रेस, आप आ गई। रेत एम्परर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, आइए बैठिए। इंचांटिंग एम्प्रेस ने बैठकर पूछा, क्या आपने हमें इसलिए बुलाया है क्योंकि डिमोनिक एम्परर ने फाल्कन एम्परर को मार दिया? बाकी सबकी नजरें रेत एम्परर के उलझे चेहरे पर टिक गईं। खबर वाकई बहुत शकी थी और सबको बेचैन कर रही थी। हाँ, इसी वजह से मैंने आप सबको बुलाया है, रेट एम्परर ने अफसोस से कहा। फाल्कन एम्परर का हाल इतना बुरा हुआ कि दफनाने लायक उसका शरीर भी नहीं बचा। क्या आप हमसे बदला लेने में मदद मांग रहे हैं? सोर्ड एम्परर ने पूछा। रेट एम्परर ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। हम 8 एम्परर्स का पुराना इतिहास है। दोस्त पल में दुश्मन बन जाते हैं। उनकी मौत उनका अपना दोष है, लेकिन फाल्कन एम्परर की मौत बहुत अजीब है। हमें इसका राज पता करना होगा, इससे पहले कि वो पागल हम सबको चूस डाले। सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या डिमोनिक एम्परर सच में इतना ताकतवर हो गया है? अफवाहें कहती हैं कि तुम दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए और फाल्कन एम्परर युद्ध में मारा गया। क्या ये सच है या कोई और वजह है? और वजह क्या हो सकती है? सीधी लड़ाई में हम हार गए, रेट एम्परर ने आ भरी। सच ये है कि हम कमजोर थे और एक की मौत हो गई। सबके चेहरे तन गए। सोर्ड एम्परर ने आंखें सिकोड़ लीं। ये बात उसके लिए मानना सबसे मुश्किल था, क्योंकि इससे उसकी 8 एम्परर्स में शीर्ष की जगह को खतरा था। अगर मैं भी लड़ूं तो क्या हार जाऊंगा? सोर्ड एम्परर रेट हुए हल्का सा हंसा। बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम झुओ यीफान से जीते थे? सोर्ड एम्परर का चेहरा सख्त हो गया और वो बुरी तरह चौंक गया। पुराना जख्म हरा हो गया। मरे हुए का नाम क्यों लेते हो? हजारों साल बीत गए। क्या हमने तय नहीं किया था कि इस मामले को यहीं खत्म मानेंगे? हाँ, हम में से कोई भी उस नफरत वाले डिमोनिक एम्परर को याद नहीं करना चाहता। वो 8 एम्परर्स में असली शीर्ष था। अकेला ही बाकी सबको टक्कर दे सकता था। वो भले अकेला था, मगर उसके पास पूरी सेनाओं की ताकत थी। रेट एम्परर ने गहरी सांस ली। हमें उसका नाम लेना ही होगा, क्योंकि एक और झुओ यीफान हमारे सामने है। हमें सच का सामना करना होगा, इससे पहले कि वो हमें बर्बाद कर दे। सबकी आंखें फड़क उठीं और सोर्ड एम्परर गर्जा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम कहना चाह रहे हो कि झाओ चैन अपने मास्टर जैसा है? बिल्कुल नहीं। झुओ यीफान की प्रतिभा सेक्रेड माउंटेन्स के बाहर सबसे अद्भुत थी। लोग कहते थे अगर वो सेक्रेड माउंटेन्स जाता तो कम से कम सेंट बन जाता, शायद सॉवरेन स्टेज तक पहुंच जाता। झाओ चैन तो छोटा और लापरवाह है। इतने सालों में वो अपने मास्टर की ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं पा सका। सोर्ड एम्परर, तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो कि समय सबसे बुरे मोड़ पर आ चुका है। रेट हुए एम्परर का लहजा गंभीर हो गया और बाकी भी गंभीर हो गए। रेट एम्परर ने जारी रखा, झाओ चैन से इस बार मुलाकात ऐसे लगी जैसे वो बिल्कुल बदल गया हो। पहले वो चालाक और हद से ज्यादा था, मगर उसमें संयम था। अब वो बिल्कुल पागल, बेलगाम और सनकी है। उसे किसी की परवाह नहीं, यहां तक कि हम लोगों की भी नहीं। उसने कहा कि वो सेक्रेड माउंटेन्स को भी चुनौती देगा। वो? किसी ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई और बाकी ने सिर हिला दिया। लेकिन रेट एम्परर मुस्कुराया। उसने ये बात कहने का पूरा हक रखा है। अगर तुमने उसे देखा होता तो तुम भी महसूस करते। वो पागल पूरा आत्मविश्वास से भरा था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने फाल्कन एम्परर को मार डाला। वो झुओ यीफान के बराबर पहुंच रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? खुद देख लो। रेट एम्परर ने एक थैली निकाली और मेज पर उलट दी। क्या सोचते हो ये क्या है? धूल। लोग? रेट एम्परर ने हर शब्द पर जोर दिया। मैंने पता लगाया कि वो लोगों को इस्तेमाल करके कल्टीवेशन कर रहा है। हमारी लड़ाई के बाद उसने खुद कबूल किया। उसने सिर्फ ज्यादा सामग्री पाने के लिए ये युद्ध शुरू किया। फाल्कन एम्परर भी इसी वजह से राख में बदल गया। सबके होश उड़ गए। सेक्रेट डोमेन में लोगों का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करना मना है। इससे दुनिया का कहर टूट पड़ता है और तुरंत सजा मिलती है। क्या उसे सेक्रेड माउंटेन्स के पीछा करने का डर नहीं? मैंने कहा ना, उसे उनकी परवाह नहीं। उसने ये भी कहा कि वो जल्द सॉवरेन बन जाएगा, तब सेक्रेड माउंटेन्स उसके सामने कुछ नहीं रहेंगे। सॉवरेन? सबके मुंह से चीख निकल गई। इतिहास में प्राचीन समय से कोई नया सॉवरेन नहीं हुआ। उसे किस बात का भरोसा है कि वो बन जाएगा? सेक्रेड माउंटेन्स में भी कोई ये दावा नहीं करता। सॉवरेन बनने से पहले एक पीक सेंट भी अगर घिर जाए तो मारा जाता है। वो इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है? सोर्ड एम्परर ने बुदबुदाया। सॉवरेन बनने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक तो एनलाइटनमेंट, लेकिन प्राचीन काल से कोई ऐसा नहीं कर पाया। सॉवरेन की इनहेरिटेंस। सबके मुंह से एक साथ निकला। क्या उसे ये मिल गई? रेट एम्परर ने सिर हिलाया। ये बहुत मुमकिन है। कौन सा आर्ट इतनी जल्दी उसकी ताकत दोगुनी कर सकता है? इससे उसका घमंड साबित होता है। सॉवरेन की इनहेरिटेंस पाकर सॉवरेन बनना सिर्फ वक्त की बात है। सेक्रेड माउंटेन से नफरत होना लाजमी है। ये टुकड़ा। इंचांटिंग एम्प्रेस ने धूल में से एक कपड़े का टुकड़ा उठाया।
रेत एम्परर ने समझाया, मैंने ये उन लोगों के अवशेषों में से निकाला जिन्हें उसने कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया। लगता है उसका आर्ट न सिर्फ शरीर और आत्मा को बल्कि कपड़ों को भी धूल बना देता है। ये तो वैसा ही है जैसा मैंने यंग लॉर्ड के पास पाया था, शायद। इंचांटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया। तो ये सब तुमने किया, डेमोनिक एम्परर। अब तुम्हारा अंत है। माउंटेन लॉर्ड को जब पता चलेगा, तुम सब लोग। सोर्ड एम्परर की गंभीर आवाज गूंजी, हमें एक बार फिर साथ आना होगा जैसे हम जुओ यिफान के खिलाफ आए थे, और जाओ चैन को खत्म करना होगा। क्या तुम्हें पुराना वक्त याद है? एक सेंट के आने की वजह से जुओ यिफान ने रिकॉर्ड नष्ट कर दिए और खुद को खत्म कर लिया। इस बार हमें ये राज छुपाना होगा अगर हम सॉवरेन की इनहेरिटेंस पाना चाहते हैं। किसी और का काम क्यों करें? सबने सिर हिलाया और एक साथ इंचांटिंग एम्प्रेस की तरफ देखा। उसका चेहरा खिंच गया, मगर सबके दबाव में आखिरकार उसने भी सिर हिला दिया। आसमान हल्का धुंधला था और हल्की हल्की बारिश लगातार गिर रही थी। एक काले लिबास में लिपटा एक शख्स चुपचाप पहाड़ के रास्ते पर चलता जा रहा था। कुछ ही देर में वो एक मंडप के पास पहुंच गया। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए उसने खुद से कहा, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? हा, स्टीवर्ड जुओ, हम तो यहीं आपका इंतजार कर रहे थे। उस काले कपड़ों वाले शख्स के सामने 5 लोग आ खड़े हुए। वे थे स्वॉर्ड एम्परर और बाकी 8 एम्परर्स में से 4। काला लिबास हटाकर वो मुस्कुराया और अपनी पहचान बताई, वो था जुओ फैन। सच कहूं तो 8 एम्परर्स जैसे महान लोगों का मुझे, डेमोनिक एम्परर के स्टीवर्ड को, ऐसे गुपचुप बुलाना, ये तो मेरे लिए बड़ा सम्मान है। स्टीवर्ड जो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ आप अकेले आए, बैठ जाइए। स्वॉर्ड एम्परर ने पत्थर की मेज की ओर इशारा किया। बाकी भी बैठ गए। जुओ फैन ने अपने लिबास से पानी झाड़ा और बैठ गया। उसने शुरू किया, सज्जनों, इस गुप्त निमंत्रण का मकसद क्या है? मुझे यहाँ चुपचाप बुलाना, और वो भी डेमोनिक एम्परर से भी छुपाकर। क्या आपने उसे कुछ बताया नहीं? बिल्कुल नहीं। जुओ फैन ने स्वॉर्ड एम्परर की हल्की घबराहट देखकर मुस्कुरा दिया। डेमोनिक एम्परर बड़ा व्यस्त आदमी है, उसे ऐसी छोटी बातों में क्यों परेशान करूं? तभी तो मैं हूं, ताकि जो बातें मैं संभाल सकता हूं वही देखूं। हाँ, स्टीवर्ड जुओ सच में काबिल इंसान है जो खुद कई मसले सुलझा सकते हैं। हा। स्वॉर्ड एम्परर ने सिर हिलाया। जुओ फैन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अभी तक आपने मेरा सवाल नहीं दिया। आखिर ये गुप्त मुलाकात क्यों? मैं तो बस एक स्टीवर्ड हूं, मेरे पास कोई बड़ी ताकत नहीं। आप सीधे डेमोनिक एम्परर से बात करते तो बेहतर था। नहीं, हमें आप ही चाहिए थे। स्वॉर्ड एम्परर हल्की हंसी हंसा। स्टीवर्ड जुओ, पहले तो ये बताइए, क्या डेमोनिक एम्परर इन दिनों कुछ अजीब तो नहीं लग रहे? अजीब नहीं। जीत में अजीब क्या है? जुओ फैन ने भौं उठाई और रेत एम्परर ने मुंह बिचकाया। स्वॉर्ड एम्परर ने हाथ हिलाया। स्टीवर्ड जुओ होशियार आदमी है और मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं आपको यहाँ डेमोनिक एम्परर के राज उगलवाने नहीं लाया। मैं बस उसके हालात को लेकर उत्सुक हूँ। आप भी जानते हैं कि बैटलफील्ड पर उसकी पागलपन और बेरहमी कितनी डरावनी थी। ये पागलपन फैल भी सकता है और हो सकता है ये उसके सबसे करीबी साथी पर भी उतर आए। जुओ फैन ने उलझन में कहा। स्वॉर्ड एम्परर की बात से याद आया, हाँ, डेमोनिक एम्परर हाल में थोड़ा अजीब जरूर हो गया है। कैसे अजीब? वो ज्यादा छुपने वाला हो गया है, ज्यादातर समय एकांत में बिताता है, बंदियों की मांग करता रहता है और अपने इलाके बढ़ाता जा रहा है। लगातार जंग ने उसकी फौज को थका दिया है, लेकिन फिर भी वो रुकना नहीं चाहता। कहना पड़ेगा कि जो लोग उसे समझाने की कोशिश करते थे वो सब मारे गए सिवाय मेरे। इतने कैदी क्यों चाहिए उसे? क्या वो कोई खतरनाक आर्ट साध रहा है? स्वॉर्ड एम्परर ने शक से पूछा। जुओ फैन चुप रहा। स्वॉर्ड एम्परर ने एक और सवाल किया, जुओ फैन, ये बदलाव कब से शुरू हुआ? पता नहीं। जुओ फैन ने सिर हिलाया। नेदर सी से लौटने के बाद मुझे अपने जख्म ठीक करने में कुछ महीने लगे, फिर डेविल माउंटेन लौटा। उसके बाद से ही वो ऐसा है। नेदर सी के बाद 5 एम्परर्स की आंखों में चमक आ गई। ये तो पक्का है, उस आदमी को नेदर सॉवरेन का ट्रेजर मिला होगा, तभी तो वो इतना बदल गया है। अब तक चुपचाप सब अपने लिए छुपा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जुओ यिफान करता था। उन 5 का मकसद अब साफ था। इंचांटिंग एम्प्रेस ने मीठे लहजे में कहा, स्टीवर्ड जुओ, डेमोनिक एम्परर के मिजाज में रहते हुए भी आपने अच्छा निभाया है। काम चल ही गया। जुओ फैन मुस्कुराया। डेमोनिक एम्परर दूसरों से चाहे कितना सख्त हो, लेकिन मेरे साथ इज्जत से पेश आता है, वरना उसके सारे सलाहकार मर गए, बस मैं बचा हूं। हा। इंचांटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया। स्टीवर्ड जुओ वाकई काबिल इंसान है, कोई भी ऐसा मददगार खोना नहीं चाहेगा। लेकिन क्या आपने सोचा है, अभी तो वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस दिन आपकी अहमियत खत्म हो गई फिर वो क्या करेगा? मुझे यकीन है मेरी हमेशा जरूरत रहेगी, जुओ फैन ने गर्व से कहा। बाकियों के चेहरे उतर गए। कमजोर ताकत के बावजूद इतना घमंड। 8 एम्परर्स में से एक ने हंसते हुए कहा, स्टीवर्ड जुओ की बुद्धिमानी काबिले तारीफ है, लेकिन असली ताकत किसी भी चालाकी पर भारी पड़ती है। जब कोई बाकी सबसे ताकतवर हो जाता है तो उसे आपकी समझदारी की क्या जरूरत? आप कहना क्या चाहते हैं? जुओ फैन की मुस्कान फीकी पड़ गई। इंचांटिंग एम्प्रेस ने आगे कहा,
स्टुअर्ट जुओ को तो पता ही है कि डिमोनिक एम्परर इतना ताकतवर क्यों है। वो और भी ताकतवर होता जाएगा और जब कोई दुश्मन नहीं बचेगा तो स्टुअर्ट रखने का क्या मतलब। इंसान को अपने लिए एक बैकअप रखना चाहिए। स्टुअर्ट जुओ, समझ रहे हैं ना? जुओ फैन ने आंखें सिकोड़ दी। स्टुअर्ट जुओ, रेत एम्परर बोला, आपकी काबिलियत आपको 8 एम्परर से भी ऊपर बना देती है, जबकि आप उनमें से नहीं हैं। कोई भी एम्परर अगर आपको साथ रख ले तो वो 8 एम्परर्स के बराबर हो जाएगा। डिमोनिक एम्परर तो कब का हार चुका होता अगर आप साथ न होते। पिछली बार फाल्कन एम्परर और मैंने मिलकर उसे संभाल लिया था। क्या आप अपनी जिंदगी किसी और के अधीन रहकर आखिर में फेंके जाने के लिए बर्बाद करेंगे? जुओ फैन ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। बताओ, क्या प्लान है? हम चाहते हैं कि आप हमें झाओ चेन से छुटकारा दिलाने में मदद करें। अब जब जुओ फैन उनकी बात समझ गया तो स्वॉर्ड एम्परर खुशी में थोड़े उतावले हो गए। डिमोनिक एम्परर पर अचानक हमला करना उसे डरा देगा और वो छुप जाएगा, इसलिए ये काम गुप्त रूप से करना होगा। डिमोनिक एम्परर बहुत शकी है, जिससे डेविल माउंटेन के अंदर कोई बाहरी दखल मुमकिन ही नहीं। वहां इतने सारे रक्षा अरे हैं कि हम भी बिना पकड़े नहीं घुस सकते। जब डिमोनिक एम्परर एकांत में हो और डेविल माउंटेन की सारी ताकत आपके अधीन हो तो आपको बस हमें एक रास्ता साफ करना है। जुओ फैन ने पूछा, मुझे इसमें क्या मिलेगा? 8 एम्परर्स में एक ताज आपका इंतजार कर रहा है। 8 एम्परर्स उसकी बदली हुई सोच पर हंस पड़े। हम आपको नया एम्परर चुनेंगे, चाहे आप एम्परर स्टेज में ना हो, लेकिन आपके कबीले का कोई भी उस पद पर बैठ सकता है और आपके आदेश में रहेगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और हम आपको ही अपने साथ बैठने देंगे। बाकी सबके लिए ये बस दिखावे का पद होगा। क्या मैं आप लोगों पर भरोसा कर सकता हूं? हम अपनी डाव हार्ट की कसम खाएंगे। मैंने 6th सेक्रेड माउंटेन के लॉर्ड को भी बताया है, उन्होंने मंजूरी दी है। चाहे 8 एम्परर्स में बदलाव हो, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। 8 एम्परर्स ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये ऐसा वादा है जो हम में से किसी के पास नहीं। हम सब बदले जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं। बाकियों ने भी सिर हिलाकर उसे उकसाया। आपके पास हर गारंटी है, तो क्यों सोच रहे हैं? हमें तो जलन होती है आपसे। सेक्रेड माउंटेन आपके पीछे है। क्या आप सारी उम्र डिमोनिक एम्परर के लिए काम करते रहेंगे, बस इसलिए कि आखिर में वो आपको मार दे? जुओ फैन ने अंदर ही अंदर उनके उकसावे पर ठंडी हंसी हंसी। ऐसा ऑफर तो बस अनजान को अच्छा लगेगा कि बिना किसी डर के सारी उम्र 8 एम्परर्स में रह सकते हैं। लेकिन सोचो, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो इन पुराने 8 एम्परर्स को इस पद की परवाह रहेगी क्या? इनकी नज़र तो सॉवरेन स्टेज पर है, और वो भी सॉवरेन की विरासत की वजह से। ऐसे में ये खाली पद पर समय क्यों गंवाएंगे? पुराने खुर्राट वाकई चालाक हैं। खैर, जुओ फैन तो यही चाहता था, जितना ये लालायत हो उतना ही अच्छा। तो उसने ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, सज्जनों, कब करेंगे आप ये काम? पांचों हंस पड़े। जुओ फैन ने भी शरारती मुस्कान दी। आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। पक्का तुम लोगों ने उस गंदे डिसाइपल को भी ऐसे ही फुसलाया होगा। 1 महीने बाद डेविल माउंटेन के अंदर जुओ फैन एक पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचा और बोला, डेमोनिक एम्परर साहब, हमने 3 शहर और 2350 कैदी अपने कब्जे में ले लिए हैं। उन्हें अंदर भेजो। एक भारी आवाज गूंजी और फिर जोरदार धमाकों के साथ पत्थर का दरवाजा हिलते हुए खुल गया। जुओ फैन अंदर चला गया। अंदर झाओ चेन एक जानवर की तरह हाँफ रहा था। उसकी आंखें पागलपन से लाल हो चुकी थीं। उसने गरजते हुए कहा, कहाँ हैं वो? मुझे दो। अंधेरे कमरे में अचानक लोग दिखाई देने लगे, इतने ज्यादा कि फर्श भर गया। झाओ चेन की आंखें पागलपन से चमक उठीं और उसने उन सब पर अपनी काली ऊर्जा समंदर की लहरों की तरह छोड़ दी ताकि उन्हें निगल सके। वो कल्टीवेशन की प्यास और अपने पागलपन में इतना डूबा था कि उसे जुओ फैन का चेहरे पर खिलता हुआ तिरछा मुस्कान भी नजर नहीं आया, जो चुपचाप बाहर जा रहा था। उसका अपना आदमी बिना अलविदा कहे चला गया। कॉर्प्स एक्सप्लोजन। एक ठंडी आवाज गूंजी और काली ऊर्जा में एक डरावनी लहर फैल गई। झाओ चेन उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। धमाके लगातार होते गए, काली ऊर्जा के हर हिस्से में, और इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने डेविल माउंटेन की चोटी को ही समतल कर दिया। गाढ़ा धूल का बादल चारों तरफ फैल गया, नीचे की डरावनी लेकिन शानदार इमारतों को निगलते हुए। हवा में तेज सीटी बजती आवाज के साथ कोई धूल में से निकलकर जमीन पर उतरा और उसकी गिरते ही जमीन उसके खून से भीग गई। व्रेथ एम्परर। झाओ चेन ने खून से भरे चेहरे के साथ ऊपर देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो गर्जा, व्रेथ एम्परर, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हा हा हा। लेकिन बाकियों का क्या? एक ठहाका गूंजा और 5 परछाइयां उसके सामने आ उतरी, माइनस बाकी 5 एम्परर। झाओ चेन की आंखें चमक उठीं। उसने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, तो तुम जैसे बूढ़े लोमड़ बस मुझे फंसाने के लिए मिल गए। मुझे पहले ही शक होना चाहिए था। तुम में से कोई किसी काम का नहीं। पहले मेरे मास्टर पर हमला किया और अब मुझ पर। झाओ चेन, जब हमने तुम्हारे मास्टर पर हमला किया था तब तुम्हारा भी हिस्सा था। अब हमें बुरा मत कहो, तुम भी हमसे अलग नहीं हो। स्वॉर्ड एम्परर ने उसे चिढ़ाया। व्रेथ एम्परर हंस पड़ा। झाओ चेन, दूसरों को गाली देने की जल्दी मत करो जब तुम खुद उतने ही घटिया हो।
सोचो तो सही, ये सब तुम्हारे मास्टर के साथ किए गए काम का बदला है। हा हा हा। बदला? झाओ चेन ने कहा। तुम मेरे इलाके में आ भी कैसे गए, वो भी डेविल माउंटेन पर? यहाँ अनगिनत जाल बिछे हैं जो तुम्हारी आहट पर सक्रिय हो जाते। यहाँ क्या चल रहा है? सबने उसे घृणा से देखा और एक तरफ इशारा किया। झाओ चेन ने उस तरफ देखा और दंग रह गया। हाँ, मैं ही हूँ डेमोनिक एम्परर साहब, झुओ फैन ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा। आपके दिए भरोसे का शुक्रिया, जिसकी वजह से आपके इलाके और डेविल माउंटेन का अंतिम अधिकार मुझे मिला और मैं 8वें एम्परर को अंदर ला सका। माफ करना। झाओ चेन का चेहरा फड़क गया। झुओ फैन, कमीने गद्दार, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मुझे बेच दिया, हरामजादे। झाओ चेन कांप उठा और उसकी आभा झुओ फैन की तरफ तेजी से लपकी। एक विशाल काला पंजा उस पर टूट पड़ा। झुओ फैन का चेहरा पीला पड़ गया और वो पीछे हट गया। स्वॉर्ड एम्परर बीच में आया। स्काई ब्रेकर, एक तेज रोशनी चमकी और 300 मीटर लंबी तलवार बनकर काले पंजे से भिड़ गई। आसमान उनकी ताकत से कांप उठा। स्वॉर्ड एम्परर 10 कदम पीछे हट गया और हैरानी से दूसरे को देखा। झाओ चेन कांप उठा और खून उगल दिया। स्वॉर्ड एम्परर कैसा है? बाकी सब उसके पास दौड़े, सबके चेहरे पर चिंता थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि झाओ चेन उससे ताकतवर होगा, बिल्कुल झुओ यफान की तरह। सॉवरेन की विरासत सच में अद्भुत है। स्वॉर्ड एम्परर हांफते हुए गंभीर होकर बोला, अब ये पहले वाला कमजोर लड़का नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। अच्छा हुआ समय रहते हमला कर उसके गहरे जख्म कर दिए, नहीं तो बाद में हमें ही भुगतना पड़ता। झाओ चेन गुस्से से घूरने लगा। झुओ फैन, खून से लथपथ चेहरे के साथ उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया, फिर तुमने मुझे क्यों बेचा? ये सब जख्म तुम्हारी वजह से हैं। तुमने व्रैथ एम्परर को लाशों के साथ छेड़छाड़ करने दी और जैसे ही मैं उन्हें सोख रहा था, जाल सक्रिय हो गया। कृतज्ञ कमीना अब भी यहाँ खड़ा है। झुओ फैन आगे बढ़ा। डेमोनिक एम्परर साहब, हर किसी की एक कीमत होती है। मैं आपके पास करियर के लिए आया था, लेकिन जैसे जैसे आप ताकतवर होते जा रहे थे, एक दिन आपको मेरी जरूरत नहीं रहती, मैं बेकार हो जाता। और 8वें एम्परर का ऑफर इतना अच्छा था कि मुझे हमेशा के लिए उनमें शामिल कर रहा था, मैं क्यों मना करता? तो हाहा, माफ करना। तेरी माफी भाड़ में जाए। गद्दारी की सजा मौत है। झाओ चेन ने एक हथेली चलाई। एक काला अजगर उसे घेरते हुए सीधा हमला करने दौड़ा। वो सबको मार डालना चाहता था, खासकर झुओ फैन को। स्टुअर्ट झुओ, चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्वॉर्ड एम्परर गर्जा और झुओ फैन तिरछी मुस्कान लिए खड़ा रहा। उन्होंने भी तो यही बात झाओ चेन को कही थी, लेकिन अब खुद उस पर हमला कर रहे हैं। इनकी कसम की कोई कीमत नहीं। बाकी सबने झुओ फैन को घेरकर उसकी रक्षा की, बिना ये जाने कि वो क्या सोच रहा था। झाओ चेन पास आया तो उन्होंने वार किया। झाओ चेन, जब तुमने अपने ही मास्टर को धोखा दिया तो दूसरों की गद्दारी पर बोलने का हक तुम्हें नहीं है। स्टुअर्ट झुओ के काम की तुलना में तुम्हारा गुनाह बड़ा है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मैं गद्दारी कर सकता हूं, लेकिन कोई और मुझे धोखा नहीं दे सकता। झाओ चेन ने अपनी सारी ताकत हथेलियों में भर दी। अजगर गरजता हुआ उनकी तरफ लपका। मैं तुम सबको नेदर स्क्रिप्ट से रिफाइन कर दूंगा। हा हा हा, तुम ये नहीं कर पाओगे। स्वॉर्ड एम्परर ने अपना इंपीरियल मार्क छोड़ा। डेसिमेट सुप्रीम स्वॉर्ड, हॉन्ट एल्यूसिव व्रेथ, यूनाइट हेवन एंड अर्थ एन्चांटिंग जेस्पर। 5 इंपीरियल मार्क्स आसमान में चमके और काले अजगर से टकरा गए। जोरदार धमाके के साथ अंधेरे में एक छेद बन गया जिसमें से रोशनी बाहर आई। 6 इंपीरियल मार्क्स की टक्कर से लगा जैसे सेक्रेट डोमेन ही टूट जाएगा। 5 एम्परर लाल चेहरे और मुंह से खून बहाते हुए पीछे हटे। झाओ चेन भी दर्जन भर कदम पीछे गिरा और इतना खून उगला कि जमीन भीग गई। व्रत एम्परर हंसा। झाओ चेन, हमें पता है तुम्हारी कल्टीवेशन विधि कमाल की है, लेकिन जब तक हम तुम्हारी सोल को घेरने नहीं देंगे तुम हमें रिफाइन नहीं कर पाओगे। हमें बस हर वार में पूरी ताकत लगानी है। तुम्हारी हालत में तुम इस झटके को सह नहीं पाओगे। कुछ और बार में तुम्हारा शरीर टूट जाएगा। डेमोनिक एम्परर, अब छोड़ दो, सब खत्म हो चुका है, हार मान जाओ। झाओ चेन ने भौहें सिकोड़ लीं, उनकी आंखों में नफरत थी। उन्होंने उन पर नजर गड़ाकर एक डरावनी हंसी छोड़ी। हार मानना कभी नहीं होगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम में से हर एक को ढूंढकर खत्म कर दूंगा। आखिरी चीज जो तुम देखोगे वो मैं ही होऊंगा। हा हा हा। स्वॉर्ड एम्परर ने ठंडी हंसी दी। डेमोनिक एम्परर, हम तुम्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं और तुम अब भी भागने का सोच रहे हो। नेदरसी से जो कल्टीवेशन मेथड तुम्हें मिला है उसे हमें दे दो तो हम ये सब भूल सकते हैं। कल्टीवेशन मेथड, मुझे पता था। तुम सब एक साथ सिर्फ किसी लालच में आए हो, बिल्कुल पिछली बार की तरह। झाओ चेन ने सिर हिलाया। अफसोस कि मैं अपने मास्टर जैसा नहीं हूं और तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। हा हा हा। झाओ चेन ने हंसते हुए काली ऊर्जा छोड़ दी। स्वॉर्ड एम्परर ने एक हाथ का इशारा किया और उंगली से काटते हुए बोला, भागने का मौका नहीं मिलेगा। आसमान में एक तेज सफेद रोशनी चमकी जिसने उस काली ऊर्जा को काट दिया। सबने देखा कि अंदर कोई नहीं था। झाओ चेन ऐसे ही गायब हो गया। क्या हुआ अभी? स्वॉर्ड एम्परर ने ज़ुओ फान की तरफ कड़ी नजर डाली।
स्टुअर्ट जुओ, तुम्हारा दिमाग तेज है और तुम डेमोनिक एम्परर के साथ सबसे लंबे समय से हो। ये क्या था? जुओ फान ने भौहें चढ़ाईं। डेमोनिक एम्परर ने जरूर पहले से कोई भागने का इंतजाम कर रखा होगा जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। इतना तय है कि ये सब ध्यान भटकाने का नाटक था। वो यूं ही गायब नहीं हो सकता। यहाँ आसपास जरूर कोई सुरंग है। हाँ, स्टुअर्ट जुओ सही कह रहे हैं, ढूंढो, सोर्ड एम्परर ने जोर से कहा और सब खोजने में लग गए। जुओ फान भी देखने लगा। पूरे 6 घंटे बीत गए, तभी इंचैंटिंग एम्प्रेस ने खुशी में चिल्लाकर कहा, जल्दी आओ, मुझे मिल गई। एक घनी झाड़ी के पीछे गहरा गड्ढा छिपा था। मैं आगे चलता हूं, तुम पीछे आना। सोर्ड एम्परर बिना डरे अंदर जाने लगा, लेकिन जुओ फान ने हाथ उठा दिया। उसने कहा, जरूरत नहीं है, वो 6 घंटे पहले ही जा चुका है, हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कम से कम अब हमारे पास उसका रास्ता तो है। तुम सोचते हो वो अपने साथ हुई इस हालत के बाद कोई सुराग छोड़ेगा? जुओ फान ने भौं उठाई। बाकी लोग गंभीर हो गए, चेहरे पर उदासी थी। रेथ एम्परर बोला, डिमोनिक एम्परर को मरना ही होगा, वरना वो हमें खत्म कर देगा। बाकियों के दिल बैठ गए। फालतू मुसीबत से बचने के लिए दिल कड़ा करना पड़ता है, खासकर जब सामने इतना ताकतवर व्यक्ति हो। उसे तुरंत हटाना जरूरी है। स्टुअर्ट जुओ, तुम क्या सोचते हो? झाओ चेन तो सबसे पहले तुमसे बदला लेगा, इंचैंटिंग एम्प्रेस ने पूछा। बाकी सबने भी उसकी तरफ देखा। जुओ फान अपनी चालाकी से 8 एम्परर्स का सम्मान पा चुका था। उसकी राय मायने रखती थी। जुओ फान मुस्कुराया, वो भाग नहीं सकता। इसका मतलब हम इस सुरंग से उसे नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उसकी हालत के बारे में सोचो। इतनी बुरी तरह घायल होकर चाहे जितना भी वो अपने निशान छिपाए, उसे ठीक तो होना पड़ेगा, और अपनी कल्टीवेशन मेथड के लिए उसे चाहिए लोग। इंचैंटिंग एम्प्रेस की आंखें चमक उठी। हमें बस हर इलाके के लोगों पर नजर रखनी होगी। जहां एक साथ कई लोग गायब होंगे, वहीं वो होगा। जुओ फान ने सिर हिलाया, बस यही सोच है। सब मुस्कुराकर सिर हिलाने लगे। स्टुअर्ट जुओ सच में तेज दिमाग वाला है। अच्छा है कि वो कमजोर है, वरना हम में से कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता। सोर्ड एम्परर ने कहा, चलो बढ़ जाते हैं और आबादी पर ध्यान देते हुए खोजते हैं। सबने सहमति दी और फैल गए। बस जुओ फान पीछे रह गया, होठों पर हल्की मुस्कान के साथ। 8 एम्परर्स की जमीनों पर सख्त तलाशी शुरू हो गई। झाओ चेन के लापता होने और 5 एम्परर्स के समर्थन के साथ जुओ फान ने डिमोनिक एम्परर की सारी जमीन का काम संभाल लिया। लुओ क्लान के हर ताकतवर को भेजकर उसने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। अब सब सिर्फ जुओ फान के आदेश मानते थे। 1 महीना शांति से बीत गया, तभी डिमोनिक एम्परर और इंचैंटिंग एम्प्रेस की जमीनों की सीमा से चौंकाने वाली खबर आई। पूरा का पूरा एक शहर गायब हो गया था। 5 एम्परर्स कांप उठे और जांच करने भागे। जुओ फान किसी और जगह जा रहा था। सरसराहट। डेविल माउंटेन से 5 मील दूर झाड़ियों से भरी एक घाटी में एक कमजोर सा शरीर भीगते हुए जंगल में कांपते कदमों से एक गुफा तक पहुंचा। उस आदमी ने खुद को झाड़ा और खुशी में गहरी सांस ली। उसकी दुबली उंगलियों ने एक अंगूठी को सहलाया, संतोष से भरा हुआ। मुझे पता था तुम यहीं आओगे। उस आदमी के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने आगे देखा तो कोई गुफा की दीवार से टिककर चाय पी रहा था। जुओ फान। हाँ, डिमोनिक एम्परर साहब, जुओ फान ने तिरछी मुस्कान दी। उस कमजोर काया के बिखरे बाल किनारे हटे और एक गुस्से से भरा चेहरा नजर आया। वो अब पहले से भी ज्यादा दुबला था, लेकिन उसके चारों तरफ काली ऊर्जा और गाढ़ी हो चुकी थी, जैसे कोई राक्षस। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने इस ठिकाने का कोई निशान नहीं छोड़ा। आसान है, जुओ फान ने मुस्कुराकर कहा। तुम बचपन में यहां आते थे, जब भी मार खाकर रोते हुए दुनिया से छिप जाते थे, मगर हमेशा कोई तुम्हारे साथ होता था। झाओ चेन डर के मारे हक्का बक्का रह गया। तुमको ये सब कैसे पता? जुओ फान मुस्कुराया और चाय की चुस्की ली। झाओ चेन का चेहरा काला पड़ गया, फिर व्यंग्य से बोला, स्टुअर्ट जुओ, तुम अकेले हो? हाँ, क्या तुमने यहाँ आसपास किसी को देखा है? हाँ, कितनी हास्यास्पद बात है। तुम्हारा वो चालाक दिमाग कहाँ गया जो मुझे ढूंढने अकेले चला आया? तुम तो एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन अब यहीं मरोगे। क्या मुझे किसी को बताने की जरूरत है? तुम मुझे मार ही नहीं सकते। हाँ, जुओ फान बोला। झाओ चेन ने दांत पीसे, मैं नहीं मार सकता हूँ। मैंने तुम्हें इतने समय तक सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से जिंदा रखा था, लेकिन अब तुम्हें अपने धोखे की कीमत चुकानी होगी। डेविल पाम। झाओ चेन ने 10 मीटर लंबा काला हाथ मारा। उसकी डरावनी ताकत से पूरी गुफा और पहाड़ कांप उठा। जुओ फान ने बस हाथ हिलाया, काला हाथ गायब हो गया। झाओ चेन झटका खा गया और इस बार काला ड्रैगन निकला, उसका इंपीरियल मार्क। जुओ फान ने उंगली चटकाई। धप की आवाज के साथ ड्रैगन झाओ चेन पर जा गिरा, जिससे वो दर्जनों कदम पीछे हट गया। उसने खून उगला और चोट से कांप उठा। कैसे? तुम तो ची कंडेंसेशन स्टेज पर हो। गलत, मैं तुम्हारी तरह पीक एम्परर स्टेज पर हूं। जुओ फान ने चाय की चुस्की ली। झाओ चेन की आंख फड़क गई। पीक एम्परर? नहीं, अगर ऐसा होता तो तुम मेरे हमले को इतनी आसानी से नहीं रोक पाते।
मैं 8 एम्परर्स में से एक हूँ। जुओ फान ने हल्की हंसी दी। चूंकि तुमने पूछा है तो बता देता हूँ, रेत आर्ट हो या डेविल पाम, ये सब मैंने ही तुम्हें सिखाए हैं। इन्हें तोड़ना मेरे लिए सबसे आसान है। झाओ चेन का दिल कांप उठा। वो जुओ फान को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। तब तुम आखिर हो कौन? तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? जुओ फैन की आंखें चमक उठीं जब उसने झाओ चेन की तरफ देखा। झाओ चेन का चेहरा फड़क उठा। उसने हकलाते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं है, मास्टर तो मर गए थे अपनी आत्मा को फोड़कर, वो कैसे जिंदा हो सकते हैं? सही है, झुओ यिफान तो आत्मा टूट जाने के बाद जिंदा नहीं बच सकता था, है ना? झुओ फैन हल्के से मुस्कुराया। वो मर गए थे लेकिन उनकी चाहत जिंदा रही, और एक अजीब संयोग से वो चाहत एक मरते हुए युवा के अंदर चली गई, दूसरे झुओ यिफान के रूप में नहीं, असल में सिर्फ उनके विचार आगे बढ़े थे। आखिर में झुओ फैन असल में झुओ यिफान नहीं है। झाओ चेन का चेहरा फड़क उठा और वो उलझन में बोला, मतलब ये हुआ कि आप झुओ यिफान हो या झुओ फैन? दोनों ही। पहले का झुओ यिफान आज का झुओ फैन है। झुओ फैन ने चिढ़ाते हुए कहा, बेवकूफ, क्या तुम हमेशा से 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स के बारे में जानना नहीं चाहते थे? ये उसी की एक स्किल है, ईयर्निंग रिबर्थ। इंसान सिर्फ मांस और आत्मा से नहीं बना है, बल्कि उसके विचार और इच्छाएं भी होती हैं। तुम वही हो जो तुम्हारा दिल है। झाओ चेन का बदन कांप गया और वो पीछे हटते हुए दीवार से लग गया। आप मास्टर हैं? झुओ फैन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। बचाइए मास्टर, मैंने मजबूरी में किया था। उन्होंने मुझे मजबूर किया था। मुझे जीने दीजिए। झाओ चेन जमीन पर बैठ गया और सिर पटकते हुए रोने लगा। वो बार बार कह रहा था, गुस्सा तो आप उन्हें दिखाइए जिन्होंने आपको धोखा दिया। मुझ पर कोई भी हुक्म चलाइए, मैं मानूंगा। वो पत्थर पर सिर पटकता ही जा रहा था, लेकिन झुओ फैन बस मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर जरा भी हमदर्दी नहीं थी। जब झाओ चेन ने 100वीं बार सिर पटका तो झुओ फैन ने आह भरी, बेवकूफ, किसने कहा कि मैं तुमसे बदला लेने आया हूं? मास्टर, तो आप मुझे छोड़ देंगे? झुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मास्टर और शिष्य हैं। मुझे पता है वो लोग तुम्हें कैसे फुसलाते हैं। मैंने खुद उनकी चालें देखी हैं। मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दे सकता। मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। झाओ चेन फिर से सिर पटक कर शुक्रिया करने लगा। झुओ फैन ने पूछा, अच्छा, डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सीखने में मजा आया? डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट? झाओ चेन हैरान हुआ, क्या ये नेदर स्क्रिप्ट नहीं है? डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स की सबसे ऊंची कल्टीवेशन मेथड है। एक डेमोनिक पाथ के साधक के तौर पर मैं तो यही कल्टीवेशन मेथड अपनाता हूं। भला मैं अपने शिष्य को नेदर सोवरेन का आर्ट कैसे दे सकता था? अच्छा, समझ गया। मास्टर ने मुझे 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स दी है। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद। चाहे नेदर सोवरेन हो या डेमोनिक सोवरेन, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। झुओ फैन ने कहा, अब तक जवाब नहीं दिया, ये कल्टीवेशन मेथड कैसा लगा? कमाल का है मास्टर। कुछ ही महीनों में मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई। मुझे यकीन है बस कुछ और महीनों में मैं सेंट बन जाऊंगा। झाओ चेन घमंड और पागलपन से हंसने लगा। उसके चारों ओर काली एनर्जी घूम रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगा। झुओ फैन ने सिर हिलाया। झाओ चेन यहीं से गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। देखो उसकी स्पिरिचुअल सिग्नेचर। इतनी भारी डेमोनिक एनर्जी तो सिर्फ वही छोड़ सकता है। वो आसपास ही होगा। ये वही है। झाओ चेन घबरा गया। उन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैं तो सारे निशान मिटा चुका था। बेवकूफ। झाओ चेन ने झुओ फैन की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई डांट खा रहा बच्चा हो। मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी बात मानोगे? अब जाओ और उन्हें मारकर अपना गुनाह धो दो। अपने विश्वासघात का प्रायश्चित करो और हम फिर से मास्टर और शिष्य होंगे। झाओ चेन खुश हो गया। जी मास्टर, समझ गया। वो फौरन भाग पड़ा और झुओ फैन ने उसे जाते हुए देखा। तुम कभी नहीं बदलते, मेरे बेवकूफ शिष्य। स्वॉर्ड एम्परर, तुम मूर्ख मुझे ढूंढने चले आए, अब तुम सब मरोगे। स्वॉर्ड एम्परर की टीम पहाड़ पर इधर उधर देख रही थी जब झाओ चेन काली एनर्जी में लिपटा प्रकट हुआ। उसकी एनर्जी से आसपास की प्रकृति मुरझा गई। पांचों ने उसे देखकर हैरानी से हमला किया। झाओ चेन, इसे सौंप दो, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मेरी कल्टीवेशन मेथड चुराने का इरादा है तो क्यों न मर जाओ। झाओ चेन ने पागलपन में पांचों की परवाह न करते हुए काले पंजों की बारिश छोड़ दी। डेविल पाम, स्काई ब्रेकर, डैजलिंग पेटल्स, वेलिंग रेत। पांचों एम्पर्स ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। धरती हिलने लगी, आसमान कांप उठा। काले गुफा में पत्थर टूटकर गिरने लगे और आसपास के पहाड़ मिट्टी में मिल गए। इस टक्कर से सभी की मेरिडियंस खिंच गईं। स्वॉर्ड एम्परर का समूह खून उगलते हुए कमजोर पड़ गया। झाओ चेन ने भी गंदा खून उगला, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह हंसता हुआ उन पर टूट पड़ा। डेविल पाम्स ने आखिरकार पांचों एम्पर्स को पीछे धकेल दिया और झाओ चेन उनके ऊपर खड़ा हो गया, चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ। बस इन्हें मार दूं और फिर मास्टर मुझे माफ कर देंगे। डेमोनिक सोवरेन की कल्टीवेशन मेथड के साथ पूरी दुनिया हमारी होगी।
खून उसके मुंह से बहकर पूरे शरीर को भिगो रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ स्वॉर्ड एम्परर के समूह पर था। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। ये तो पूरी तरह पागल हो चुका है। एन्चेंटिंग एम्प्रेस के चेहरे पर तनाव था। यह बुरी तरह घायल है, फिर भी हमसे लड़ना चाहता है। इसे मौत की परवाह नहीं। यही तो सबसे डरावनी बात है। पागलों से लड़ते समय पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर बैठेंगे। स्वॉर्ड एम्परर का चेहरा डर से सख्त हो गया। ये क्या हो गया है? इसके हर काम में कोई सोच नहीं, बस जंगलीपन है। अपनी जान दांव पर लगा रहा है। इस कल्टीवेशन मेथड के साथ इसे सावधान रहना चाहिए था। फिर खुद को खतरे में क्यों डाल रहा है? ये पागल क्यों हो गया है? मुझे किसी पागल कल्टीवेटर के हाथों मरना मंजूर नहीं। पांचों ने देखा झाओ चेन उनके और करीब आ गया है। झाओ चेन पूरी तरह अपना दिमाग खो चुका था। खून से सने दांत निकालते हुए बोला, मर जाओ बूढ़े मूर्खों। इतना खतरनाक और डरावना झाओ चेन अचानक बीच वार में जम गया। पांचों ने देखा काली एनर्जी उसके चारों ओर घूम रही है। अंदर से जानवर जैसी डरावनी और पीड़ा भरी चीखें निकल रही थीं। आर झाओ चेन जमीन पर तड़पने लगा और पांचों एम्पर्स हैरानी से देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? झाओ चेन की बातें सुनकर उनका शरीर कांप उठा। मास्टर, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाइए मास्टर। मास्टर? ये क्या कह रहा है? ये झुओ यिफान तो नहीं हो सकता ना? एन्चेंटिंग एम्प्रेस ने भौं उठाई। क्या वो हजारों साल पहले नहीं मर गया था? फिर ये उसका नाम क्यों ले रहा है? स्वॉर्ड एम्परर ने उस काले ऊर्जा और तड़पते हुए इंसान को गौर से देखा। समझ गया, इसकी कल्टीवेशन इतनी एक्सट्रीम लेवल पर चली गई कि ये पागल हो गया है। इसे जुओ यिफान के बारे में अपराध बोध हो रहा है और हेलुसिनेशन देख रहा है। प्रायश्चित करना चाहता है, इसीलिए उसका नाम पुकार रहा है। बाकी सबको ये बात ठीक लगी। झाओ चेन ने अपने मास्टर के साथ विश्वासघात किया था और उसे मरवा दिया था। फिर वो अपने मास्टर की जगह नया डिमोनिक एम्परर बन गया, लेकिन अंदर से हमेशा अपने किए पर पछताता रहा। तो ये सब उसकी कल्टीवेशन बिगड़ने की वजह से है। सब लोग झाओ चेन की पीड़ा और तड़प का मजा ले रहे थे, जबकि वो तड़प रहा था। असल में झाओ चेन बकवास नहीं कर रहा था, बल्कि सच में अपने मास्टर से मदद मांग रहा था। मगर उसे शुक्र मनाना चाहिए था कि जुओ फैन ने उसे खुद खत्म नहीं किया। बेवकूफ़, जुओ फैन ने उसके कान में कहा और झाओ चेन जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर, मुझे बचाइए। अब बता सकता है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को कल्टीवेट करने में तूने क्या पता लगाया? मदद की जगह सिर्फ जुओ फैन का सवाल आया, जिससे झाओ चेन उलझ गया। जुओ फैन बोला, अब समझ आया कि मैंने तुझे 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स क्यों नहीं दिया। तू बहुत लालची है और तुझमें कोई संयम नहीं। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कल्टीवेशन को तेज करती है, लेकिन क्या तुझे लगा था कि दूसरों की मेहनत चुराना इतना आसान है? हर बार जब तू चुराता है तो तुझे युआन क्यू को रिफाइन और साफ करना होता है, खासकर जब किसी की सोल और पछतावे लेता है। ये तेरे शरीर को प्रभावित करता है और अंदर से तुझे खा जाता है। मैं गलत था मास्टर, मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, कृपया बचा लीजिए। नहीं, तू आधा ही गलत है। जुओ फैन मुस्कुराया, भले ही तू सही तरीके से ट्रेन करता, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट तुझ पर असर नहीं करती, क्योंकि ये पूरी नहीं है। मैंने कल्टीवेशन मेथड की पहली चेतावनी ही छोड़ दी थी कि पुरानी कल्टीवेशन को त्याग कर ही नए सिरे से शुरू करना होगा। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट चाहती है कि तू किसी और की कल्टीवेशन को सोखे, और इसके लिए तुझे बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना होगा, वरना पुराना और नया मिलकर प्रगति को रोक देगा। जितना ज्यादा सोखेगा उतना ज्यादा गलती करेगा और बैकलैश भी उतना ही भयानक होगा। तो तुम? झाओ चेन की आंखें फैल गईं। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, मुझे डर था कि तू मेरी एक्सपेक्ट पर खरा नहीं उतरेगा, इसलिए मैंने इसमें छेड़छाड़ की। तुझे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का कभी मौका ही नहीं मिला, और वैसे भी तेरी अधीरता तुझे असफल कर देती, भले मैं तुझे असली तरीका देता। मैंने ये सिर्फ एहतियात के तौर पर किया। हा, तो तुम मुझसे बदला लेने आए हो। झाओ चेन पीठ के बल लेटा हंसा, जबकि काली ऊर्जा उसके पैरों को चीर रही थी। दर्द असहनीय था, लेकिन उसकी आंखें खाली और निराश थीं। पांचों एम्परर्स हैरान थे। अब ये क्या हो रहा है? उसने रुक क्यों गया? झाओ चेन का चेहरा भावहीन था। मास्टर, तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि सभी 8 एम्परर्स से बदला ले सको, फिर इतनी लंबी चाल क्यों चली? मूर्ख, तू मेरा डिसाइपल है। तुझे वही मौत चखनी थी जो मैंने चखी, और तुझे डेमोनिक सॉवरेन की कल्टीवेशन मेथड देने का मकसद था तुझे मेरा अंदरूनी संघर्ष दिखाना, वरना तू मरते दम तक मुझे स्वार्थी समझता और अपने विश्वासघात को सही मानता। झाओ चेन का मुंह कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। डिमोनिक सॉवरेन की कल्टीवेशन मेथड लुभावनी है, लेकिन जानलेवा भी। ये तेज लगती है, लेकिन तेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। अगर खुद पर काबू नहीं रखा तो अंजाम वही होगा जो मेरा हुआ। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट असल में डिमोनिक सॉवरेन की सबसे ऊंची कल्टीवेशन मेथड थी, सचमुच शैतानी। मुझे पहले अपने मन के सारे दानव साफ करने चाहिए थे, तभी इसे आजमाना चाहिए था। मास्टर, माफ करना। झाओ चेन पछतावे में रो पड़ा। जुओ फैन ने सांस छोड़ी। भले देर से, लेकिन तू आखिर समझ गया। अब तू ये डेविल का फल दूसरों को दे सकता है। मास्टर,
आप मुझ पर इतना भरोसा करते हो? मूर्ख, क्या तुझे लगता है मैं तुझे नहीं जानता? अगर तू डेमोनिक एम्परर है तो दूसरों को अपने साथ नीचे खींचना तेरी फितरत है। हा 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 हा, बदला सिर्फ मेरे अकेले के कंधे पर नहीं होना चाहिए। झाओ चेन ने तड़पते हुए भी मुस्कुराया और अपनी अंगूठी चमकाई, जिससे एक जेड स्लिप निकली। मास्टर, तुम्हारी मदद करता हूं बदला लेने में, इन सबको भी साथ लेकर नरक भेजकर। तुम ही वो हो जिसे मैंने हमेशा सम्मान दिया जबकि इनसे नफरत की। झाओ चेन ने हाथ उठाकर जेड स्लिप पांचों के सामने फेंक दी। सब हैरान रह गए। चाहते नहीं थे तुम इसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे 1000 साल पहले। झाओ चेन ने डरावनी मुस्कान दी। बाकी सब उसे पाने के लिए लपक पड़े। सोर्ड एम्परर, जो सबसे बड़े और सबसे घायल थे, सबसे तेज निकले और जेड स्लिप को सीने से लगा लिया। बाकी 4 उसे छीनने को तैयार दिखे। अरे सोर्ड एम्परर, इसे अकेले मत रखो, हम सब इसमें बराबर हैं। सोर्ड एम्परर, इसे सौंप दो वरना पछताओगे। रुको, सोर्ड एम्परर गरजे, सबको चौंकाते हुए। हमें नहीं पता ये असली है या नहीं, पहले मैं जांच लूं। बाकियों ने हामी भरी, लेकिन उनकी आंखें सोर्ड एम्परर से हटी नहीं। डर था कि वो लेकर भाग न जाए। सोर्ड एम्परर ने जेड स्लिप को स्कैन किया और आंखें चमक उठीं। हाँ, ये वही नेदर स्क्रिप्ट है जिसका वो चिल्ला रहा था। तो किसका इंतजार है? मुझे दिखाओ। रेड एम्परर और बाकी 4 बेकरार हो गए, लेकिन सोर्ड एम्परर ने हाथ उठाकर रोका। इतनी जल्दी मत करो, पहले कुछ साफ कर लें। बकवास बंद करो और दे दो। क्या इसे अपने पास रखना चाहता है? बेवकूफ़ी मत करो, जाहिर है हमें साफ करना होगा। उसने हमें ये यूं ही क्यों दे दिया? जो ये फान तो इसे अपने साथ ले गया था। बाकियों ने झाओ चेन की ओर शक से देखा। झाओ चेन अब भी काली ऊर्जा से टूट रहा था। इसमें कोई अजीब बात नहीं, लेकिन ये असली है। या फिर मेरी अंगूठी चाहिए? तुम तो वैसे भी मेरे मरते ही ले लोगे। मैं अपने मास्टर की तरह इसे साथ नहीं ले जा सकता, तो बेहतर है तुम्हें दे दूं ताकि सॉवरेन की विरासत खो न जाए। झाओ चेन ने अपनी अंगूठी उन्हें फेंक दी। उन्होंने स्कैन किया और उसे खाली पाया। सोर्ड एम्परर ने सिर हिलाया। मौत के सामने सब ईमानदार हो जाते हैं। झाओ चेन, तू अपने मास्टर से ज्यादा समझदार है। समझदार? हा हा हा, जैसे कि मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि तुम इसके साथ क्या करोगे। सोर्ड एम्परर ने आंखें तरेरी। तुझे क्यों जानना है? नेदरस्क्रिप्ट सॉवरेन की कल्टीवेशन मेथड है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ शैतान है, हजारों साल पुराना भूखा डेविल। मेरी मौत तो तय थी, लेकिन अगला कौन होगा तुम में से? हा हा हा। झाओ चेन नर्क के राक्षस की तरह हंसता रहा, जबकि काली ऊर्जा ने उसे राख में बदल दिया। पांचों सेहर उठे। झाओ चेन की आखिरी बात समझ नहीं पाए, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास अब वो था जो वो चाहते थे, सॉवरेन की विरासत। उनकी आंखों में सिर्फ लालच था। सोर्ड एम्परर, हम में से हर एक को इसकी एक एक कॉपी लेकर कल्टिवेट करना चाहिए। तुम लोग पागल हो, सोर्ड एम्परर ने मना कर दिया। बाकी 4 ने गुस्से से उसे घूरा। तू इसे अकेले रखना चाहता है? तुमने झाओ चेन का अंजाम देखा, क्या वैसे ही खत्म होना चाहते हो? सोर्ड एम्परर ने राख की तरफ इशारा किया। बाकी सबके चेहरे गंभीर हो गए। सोर्ड एम्परर ने उन सबको ठंडी नजर से देखा और बोला, झाओ चेन ने इसे कल्टिवेशन किया और पागल हो गया। हमने सबने देखा उसका क्या हाल हुआ। ये साफ है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तभी हमने वार कर दिया, जिससे वो पागल हो गया और कल्टिवेशन मेथड ने उसी पर पलटवार किया। अगर हमारी कल्टिवेशन के बीच कोई दखल दे तो हमारा भी यही हाल हो जाएगा। रेत एम्परर ने पूछा, तो अब सोर्ड एम्परर तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम सबको मार डालोगे जिन्हें इसके बारे में पता है, यहां तक कि जुओ फैन को भी? सोर्ड एम्परर ने सिर हिलाया। मेरा कोई सुझाव नहीं है। जुओ फैन को मारना आसान है, लेकिन फिर लुओ क्लैन को पता चल जाएगा। हम लुओ क्लैन को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर डेमोनिक एम्परर की जमीन बगैर हाकिम के रह जाएगी। अफरा तफरी मच जाएगी और सेक्रेड माउंटेन्स का ध्यान हमारी तरफ खिंच जाएगा। ऊपर से सेक्रेड माउंटेन्स का इरादा है 8 एम्परर्स को बदलने का, तो क्या हम उन्हें भी हटा सकते हैं? ये तो साफ है कि नामुमकिन है। फिर करें तो क्या करें? सोर्ड एम्परर बोला, झाओ चेन की कल्टिवेशन से ये साफ है कि नेदरस्क्रिप्ट सीखने में 2 बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो वक्त, जिसे लंबी और बिना रुकावट वाली साधना चाहिए, मतलब हमें ऐसी जगह बंद होना पड़ेगा जहां कोई हमें ढूंढ न सके। दूसरा है संसाधन, जो पहले वाले से उल्टा है। हमें आबादी वाली जगह ढूंढनी पड़ेगी और इससे हमारे निशान छूट जाएंगे, जैसे झाओ चेन के मामले में हुआ। क्या हमें झाओ चेन की तरह युद्ध छेड़ना चाहिए? रेड एम्परर ने सुझाव दिया, हम एक नकली टकराव दिखा सकते हैं और युद्ध के बहाने सामग्री जुटा सकते हैं। सबने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया आइडिया, इसे तो कोई जीनियस ही सोच सकता था, और वो था डेमोनिक एम्परर का सहायक जुओ फैन। इंचैंटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया। नहीं, जबकि किसी और को पता नहीं है। जुओ फैन को तो होगा, लेकिन जैसा सोर्ड एम्परर ने कहा, उसे हटाने से सेक्रेड माउंटेन्स का ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा, और उन्होंने हमें चेतावनी दी थी कि पुरानी गलती दोहराना मत। जुओ फैन ने तो ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने 6th सेक्रेड माउंटेन को धमकी दी थी। हमारे पास वो ताकत नहीं है। अब क्या होगा? रेड एम्परर ने माथे पर बल डाले। ये नहीं चलेगा और वो भी नहीं।
क्या हम इस बेहतरीन कल्टीवेशन मेथड को ऐसे ही छोड़ देंगे? सोर्ड एम्परर मुस्कुराया, ऐसा सिर्फ कोई मूर्ख करेगा। ये सब इस पर है कि क्या तुम अपना पद छोड़ने को तैयार हो। मतलब, जैसा मैंने कहा, हमें इस आर्ट के लिए एकांत चाहिए जिसमें सिर्फ हमें ही पता हो, यहां तक कि एक दूसरे को भी नहीं। हम सब एक दूसरे के छोटे छोटे खेल जानते हैं, इसलिए आज अलग हो जाएं और कभी एक दूसरे से संपर्क न करें, ताकि हम एक दूसरे को फंसाकर खुद बर्बाद न करें। सबने भौं उठाकर सिर हिलाया। ठीक है, तो सामग्री का क्या? हम 8 एम्परर्स हैं, हमारे पास बड़े इलाके हैं, हम सब जगह से ले सकते हैं। सब जगह से? एन्चांटिंग एम्प्रेस ने सिर हिलाया। इतने लोग गायब होंगे तो सेक्रेड माउंटेन्स को शक हो जाएगा। सोर्ड एम्परर ने ताना मारा, यही मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि 8 एम्परर्स का दर्जा छोड़ सको? हाँ, बड़े पैमाने पर लोग गायब होंगे, अफरा तफरी मचेगी। 8 एम्परर्स रहना मुमकिन नहीं होगा। जनता का भरोसा खो दोगे, फिर ताकतवर होने के बावजूद कोई तुम्हारी नहीं मानेगा। कौन उस इंसान के साथ खड़ा होगा जो इंसान खाने वाला डेविल कहलाए? सोर्ड एम्परर की आंखों में खतरनाक चमक आई और वो हंसा। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस स्क्रिप्ट को सीखने के लिए हमें डेविल बनना होगा। चाहे राइटियस हो या डिमोनिक, हम सब सॉवरेन स्टेज और महान डाओ की तलाश में हैं। कुछ लाख लोग काफी होंगे। जब सॉवरेन स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो 8 एम्परर्स बने रहने की जरूरत ही क्या है। फिर सेक्रेड माउंटेन्स की भी परवाह नहीं करनी होगी। सेक्रेड डोमेन हमारा होगा। सोर्ड एम्परर ने एक सुनहरी तस्वीर खींच दी। बाकियों की नजरें भी खूंखार हो गईं और उन्होंने सिर हिला दिया। फिर उन्होंने इसकी प्रतियां बनाई और बिना पीछे देखे अपने अपने सेक्ट्स की ओर निकल गए। जैसा उन्होंने कहा था, अब 8 एम्परर्स नहीं रहे, लेकिन जल्द ही वो 5 सॉवरेन्स बनेंगे। अगली बार वो तब मिलेंगे जब पूरी दुनिया पर उनका राज होगा। हा हा हा। जुओ फैन वहां प्रकट हुआ जहां जाओ चेन बिखर गया था और मुस्कुराया। मूर्ख, बूढ़े फंस गए। वो जल्द ही तेरे पास पहुंचेंगे। 5000 साल पुरानी दुश्मनी अब खत्म होने वाली है। हा हा हा। फिर वो भी गायब हो गया। 1 महीने बाद नए सिरे से बने डेविल माउंटेन पर ली जिंगतियन मुस्कुराते हुए जुओ फैन के पास आया। स्टुअर्ट जुओ, जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। उन 5 एम्परर्स के इलाकों में अफरा तफरी मची है। रातों रात हजारों लोग गायब हो रहे हैं। सब जगह हड़कंप मचा है। रूबी क्लाउड सेक्ट और बाकी सेक्ट्स ने खुद को आम लोगों से अलग कर लिया है। कोई भी 8 एम्परर्स से नहीं मिल पा रहा। वे सब बगैर हाकिम के हैं और डर रहे हैं। हे। उन्होंने जाओ चैन से सीखा है और सोचते हैं कि सबसे अच्छा तरीका भाग जाना है। अब जब नेता ही गायब हैं, हम उनकी सारी जमीन ले सकते हैं। जुओ फैन ने आदेश दिया, एल्डरली, जाओ, लोगों को तैयार करो। ओह रुको, यहाँ कोई युद्ध नहीं है। बस जाओ और कब्जा कर लो। लुओ क्लान को स्थानीय गुंडों से निपटने का खूब अनुभव है। ली जिंगते ने सीना ठोकते हुए कहा, स्टुअर्ट जुओ, 1 महीने में नहीं, आधे महीने में ही हम आपको 8 एम्परर्स की सारी जमीन दे देंगे। जैसे ही ड्रैगन तैयार हो जाएंगे, हम सेक्रेड माउंटेन्स के बराबर होंगे। हे। जुओ फैन ने सिर हिलाया। तभी क्यू यानहाई उनके सामने आ गया। ओल्ड क्यू, क्या हुआ? ली जिंगतियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यू यानहाई ने आंखें घुमाई। जुओ फैन को झुककर बोला, स्टुअर्ट जुओ, सेक्रेड माउंटेन से 3 नौजवान आए हैं, मिलने की मांग कर रहे हैं। वे लुओ क्लान से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 3। जुओ फैन ने पूछा, कौन से स्टेज के? पीक एम्परर्स। ओह, तो वो शायद 8 एम्परर्स में कुछ को बदलने आए हैं। सेक्रेड माउंटेन्स को चिंता है कि वे आम लोगों पर काबू नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही 3 भेज दिए। गैम्बलिंग एम्परर और फाल्कन एम्परर मर चुके हैं, 2 जगह खाली हैं। डिमोनिक एम्परर भी चला गया, लेकिन किसी को पता नहीं है, और बाकी 5 एम्परर्स कभी बाहर नहीं आएंगे। ऐसे में नए नौजवानों को पद सौंपा जाएगा। हम जैसे तैसे बूढ़ों को उनका दर्जा छोड़ने पर मजबूर कर पाए और अब सेक्रेड माउंटेन्स आकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। मैं जाकर उनके सिर उतार दूं। ली जिंगचिन गुस्से में पांव पटकने लगा, लेकिन जुओ फैन ने उसे रोका। एल्डरली, चिंता मत करो, वो तो बस नादान बच्चे हैं। मेरी कुछ बातों से ही मेरे काबू में आ जाएंगे। उन्हें मारने से मामला बिगड़ जाएगा। ओह सच में? ली जिंगतियन ने पलकें झपकाईं, लेकिन स्टुअर्ट जुओ, ये सेक्रेड माउंटेन्स के यंग मास्टर्स बड़े घमंडी होते हैं। उन्हें हमारी दुनिया का कुछ पता नहीं, फिर भी राज करने का सपना देखते हैं। वो अपनी जमीन हमें ऐसे थोड़े ही देंगे। क्या ये मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल? ऐसा कुछ नहीं, ये तो बच्चों से मिठाई लेने जैसा है। हाँ। जुओ फैन हंसा। तुमने खुद कहा उन्हें कुछ नहीं पता और वो घमंडी हैं, तो हम उनका घमंड सहलाएंगे, उन्हें थोड़ा दिखावा देंगे। असली ताकत तो लुओ क्लान के पास होगी, जिसे इलाकों को संभालने का खूब अनुभव है। तीनों ने भौं उठाई और फिर हंस पड़े। जुओ फैन क्यू यानहाई के साथ लुओ क्लान पहुंचा उन यंग मास्टर्स से मिलने। मेन हॉल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा 2 नौजवान ऊपरी सीट पर बैठे हैं और हर घूंट चाय का मुंह बिगाड़ते हुए पी रहे हैं। तीसरा नीचे बैठा ऊब में पैर हिला रहा है। अरे ये तो हकदारी में पले बिगड़े लोग हैं। दूसरे के घर में ऊपरी सीट पर बैठे हैं और सबको इग्नोर कर रहे हैं।
जुओ फैन ने मुस्कान दबाई, झुककर बोला, अरे सेक्रेड माउंटेन से आए मेहमान, देर हो गई, माफ कीजिए। तुम्हें पता है हम कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम तो बहुत ही सुस्त हो, ऊपरी सीट वाले नौजवान ने ताने से कहा। जुओ फैन ने सिर हिलाया, ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैं सिर्फ 2 टांगों के साथ पैदा हुआ और समय पर आपका स्वागत नहीं कर पाया। हा, बड़े भाई, सुना तुमने, सोच सकते हो कोई 4 टांगों वाला इंसान। कमाल है। ऊपरी सीट वाला नौजवान हंस पड़ा और बाकी भी हंसने लगे। तनाव का माहौल पलक झपकते ही गायब हो गया। लुओ युनचांग और बाकी लड़कियां बाहर से सुन रही थीं और खिलखिला उठीं। सीक्रेट माउंटेन्स ने 8 एम्परर्स के लिए भिखारियों को भेज दिया। जुओ फैन ने साफ साफ ताना मारा और ये हंसते रहे। उन्हें तो अपमान समझ ही नहीं आया। इन मूर्खों को 8 एम्परर्स बनाकर सीक्रेट माउंटेन्स ने साफ कर दिया है कि उन्हें आम लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं, और वो उम्मीद करते हैं कि ये सीक्रेट डोमेन को संभाल लेंगे। मुरोंगशू ने लोगों की किस्मत पर अफसोस जताया जो इन मूर्खों की दया पर होंगे। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ झुककर कहा, बताइए नौजवान मास्टर्स, आपको कैसे संबोधित करूं? तीनों में से आगे वाले ने सिर ऊंचा करके कहा, तीसरे सीक्रेट माउंटेन का शू तियानचुआन हूं मैं। दूसरा हंसते हुए बोला, 5वें सीक्रेट माउंटेन का कुयो शपिंग। और आखिरी ने थोड़ा रूखे अंदाज में कहा, 7वें सीक्रेट माउंटेन का वुकिंग क्यू। जुओ फैन ने उनकी खुद पर इतराती पहचान पर सिर हिलाया और बोला, तो बताइए यंग मास्टर्स, आज आपको मेरी क्या मदद चाहिए? कैसे मदद? शू तियानचुआन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सुना है तुम डेमोनिक एम्परर के एड हो और 8वें एम्परर से सबसे ज्यादा वाकिफ हो। हम तुमसे मिलने आए हैं ताकि हालात को समझ सकें। यंग मास्टर्स, ये तो मेरा सौभाग्य है। कुछ खास नहीं, बस। शू तियानचुआन का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे यकीन है तुम जानते हो हम क्यों आए हैं। हम तीनों 8वें एम्परर से मिलकर उनके इलाकों के हालात पर बात करना चाहते थे, मगर जहां भी गए कोई नहीं मिला। मजबूरी में हमें डेमोनिक एम्परर के पास आना पड़ा, लेकिन सुना कि कुछ महीने पहले डेविल माउंटेन तबाह हो गया था। हमने सोचा डेमोनिक एम्परर गायब होंगे तो हम तुम्हारे पास चले आए। सच कहूं तो 8वें एम्परर्स अपने अपने इलाकों की देखभाल नहीं करते, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, और अब अचानक गायब हो गए। ये तो हद हो गई। हमें इतना भटकना पड़ा कि चलना भी मुश्किल हो गया। तीनों गुस्से से भर उठे। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यंग मास्टर्स, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। बेहतर होगा आप उनका इंतजार करें और उनसे ही पूछ लें। माफ कीजिए, मैं अब काम पर लौटना चाहूंगा। रुको, शू तियानचुआन ने चिल्लाया, तुम्हें लगता है तुम इस बारे में कुछ जानते हो, तो बताओ। यंग मास्टर्स, मैं 8वें एम्परर्स के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। अरे मैंने कहा बोलो, तुम्हें उनसे डर है या हमसे? तीनों ने घूरते हुए कहा, वो 8वें एम्परर्स हैं, लेकिन हम जल्द ही उनमें शामिल होंगे और हम सीक्रेट माउंटेन्स का हिस्सा हैं। अगर इनकार किया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। जुओ फैन ने घबराए हुए का नाटक किया, अरे यंग मास्टर्स, मैं कैसे न बताऊं। तीनों के चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। बस एक गुजारिश है, आप नाराज मत होना। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। यंग मास्टर्स, कुछ महीने पहले 8वें एम्परर्स डेविल माउंटेन पर आपके आने को लेकर आपस में जोरदार बहस कर रहे थे। किस बारे में बहस? उन्होंने बहस की कि आपका सामना कैसे किया जाए। तीनों ने मेज पर हाथ मारा, ये कैसी जुर्रत, क्या मौत बुला रहे हैं? यंग मास्टर्स, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा था, इसलिए वो खुलकर कुछ नहीं कर सकते थे, बस छुपकर ही चाल चल सकते थे। कैसे, सीधा बताओ। कौन जाने, यंग मास्टर्स यहाँ कुछ एम्परर्स को बदलने आए हैं। एक बार ये हो गया तो सीक्रेट माउंटेन्स पूरे 8वें एम्परर्स को बदल देंगे। जुओ फैन ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, सोर्ड एम्परर ने कहा था कि आपको कभी सफल नहीं होने देना। शू तियानचुआन ने मेज पर जोर से हाथ मारा, हम्फ, क्या हिम्मत है। वो हमारे जमीनों पर काबू पाकर भी कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ पर हाथ धरे रहेंगे और आप खुद ही गड़बड़ कर देंगे। शू तियानचुआन ने मेज पर मुक्का मारा, उसका मतलब क्या है? जुओ फैन ने मेज पर पड़े गहरे हाथ के निशान को देखते हुए कहा, उसने कहा कि यंग मास्टर्स को नीचे के लोगों का न तजुर्बा है न समझ, और आप गड़बड़ कर देंगे। तब सीक्रेट माउंटेन्स आपको वापस बुला लेंगे और एम्परर्स से सफाई करवाएंगे। इससे 8वें एम्परर्स सीक्रेट डोमेन और सीक्रेट माउंटेन्स के लिए फिर से अहम हो जाएंगे और उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। हम्फ, जैसे कि वो बूढ़े बेवकूफ अपनी अकड़ में हैं। तीनों हंस पड़े। हम सीक्रेट माउंटेन्स के बड़े बड़े जीनियस हैं, क्या हम एम्परर्स की छोटी सी जमीनें भी नहीं संभाल सकते? जुओ फैन ने हामी भरी, हाँ, डेमोनिक एम्परर ने भी यही कहा था और दूसरों को आपके खिलाफ न जाने की सलाह दी थी, लेकिन फिर वो भी उनके साथ छुप गए ताकि ये गड़बड़ आपके सिर पड़े। नतीजा ये हुआ कि डेमोनिक एम्परर ने इनकार कर दिया और फिर उन्होंने डेमोनिक एम्परर को मार डाला। जुओ फैन ने मायूस होकर कहा, उन्होंने कहा, अगर डेमोनिक एम्परर ने आपकी मदद की तो सीक्रेट माउंटेन्स उनके रास्ते में आएंगे और वो पहाड़ों के दुश्मन बन जाएंगे और अंत में मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने डेमोनिक एम्परर को मार डाला और पीछे हट गए। डेविल माउंटेन की तबाही इसका सबूत है। 5 के मुकाबले में एक अकेला डेमोनिक एम्परर कुछ नहीं कर सका।
तीनों ने फिर मेज पर हाथ मारा। ये तो हद हो गई, वफादार नहीं है और दूसरों को भी वफादार नहीं रहने देते। क्या वो हमें कम समझते हैं? हम तुम्हारी जमीन देखेंगे और उन्हें सीधा कर देंगे, बस देखना। तीनों ने अपनी आस्तीन झटकी और शान से बाहर निकल गए। यंग मास्टर्स, क्या आप 3 एम्परर्स की जगह लेने नहीं आए थे? ये सबसे अच्छा मौका है। गैम्बलिंग एम्परर और फाल्कन एम्परर जा चुके हैं और डेमोनिक एम्परर भी मर चुका है। यंग मास्टर्स बस उनकी जमीन ले सकते हैं। फिलहाल तुम ले लो, हम बाकी 5 एम्परर्स की जमीन लेने जा रहे हैं। शु तियानचुआन ने लापरवाही से हाथ हिलाकर हंसते हुए कहा, हम उन छुपे हुए बेवकूफ़ों को दिखाएंगे कि उनके बिना भी जमीनें शांत रहेंगी। कुछ नहीं बदलेगा। वो अब भी एम्परर बनना चाहते हैं, जैसे कि हा हा हा। तीनों हंसते हुए चले गए। जुओ फैन ने तिरस्कार से मुस्कुराया। बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम लोग, मैं यहीं तुम्हारे रोते हुए लौटने का इंतजार करूंगा। ली जिंगतियन आ गया। स्टुअर्ट जुओ, क्या हम टेकओवर जारी रखें जबकि वो टेकओवर कर रहे हैं? कुछ दिन रुक जाओ, जुओ फैन हंसते हुए बोला। जैसे ही वो जमीनें बर्बाद करेंगे, हमारे पास लेने का पक्का बहाना होगा। हा हा हा। ली जिंगतियन भी हंसने लगा। 3 महीने बाद डेविल माउंटेन फिर से संवर चुका था और जुओ फैन मेन हॉल की मुख्य सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। कई सालों बाद मैं फिर अपनी जगह पर हूं। स्टुअर्ट जुओ, ली जिंगतियन भागते हुए आया। वो सब गड़बड़ में है। हा हा हा। कौन सी गड़बड़? एम्परर्स की सारी जमीनें गड़बड़ में हैं, सिवाय हमारी। ली जिंगतियन ने उत्साहित होकर बताया। वो 5 छुपकर लोगों को उठाने लगे। फिर जब लोगों का डर सबसे ज्यादा था तो सीक्रेट माउंटेन्स के नौजवान टेक ओवर करने आ गए। लोग उम्मीद से भर गए और वो नौजवान भी खुश थे। सोचते थे कि जल्द ही गायब लोग मिल जाएंगे, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिला। इस रिपोर्ट ने यंग मास्टर्स को गुस्से में भर दिया। उन्होंने कहा, बूढ़े बेवकूफ़ उनके काम में दखल दे रहे हैं। तो उन्होंने सजा दी कि 3 दिन में गायब लोग ढूंढे जाएं, वरना सबके सिर कलम होंगे। नतीजा, हजारों लोग मारे गए, पूरे परिवार और यहां तक कि बच्चे भी। अब सब लोग तीनों यंग मास्टर्स से डर में जी रहे हैं। अब उनके पास आदेश देने को कोई नहीं बचा। लोग अपने घर बार छोड़ रहे हैं जो पीढ़ियों से बसे थे, सिर्फ उनसे बचने के लिए। जबकि डेमोनिक एम्परर के इलाके की आबादी लगातार बढ़ रही है। जुओ फैन ने सिर हिलाया। मुझे पता था ये लोग गंवार हैं और जमीनें बिगाड़ देंगे। इन्हें सिर्फ नतीजे चाहिए, लोगों से कोई मतलब नहीं। जल्द ही वो जमीनें खाली हो जाएंगी। सही कहा। अब वो तीनों बचे हुए लोगों के पीछे पड़ गए हैं। अगर कोई भाग निकले तो उसका पूरा परिवार मारा जाता है। उन्होंने कत्लगाह बना दी है। रहो तो मार देंगे, भागो तो भी मार देंगे। हा हा हा। जुओ फैन कुर्सी पर पीछे झुक गया। जब ये जमीनें बर्बाद हो जाएंगी तो वो खुद हमारे पास आएंगे। हा हा हा। एक शानदार और सजी संवरी स्टडी में क्यू शांगफेंग इधर उधर टहल रहा था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। शु तियानचुआन हाथ में एक जेड स्लिप लिए कुछ बड़बड़ा रहा था। आखिर में उसने उसे मेज पर पटका और टुकड़े कर दिए। माथे पर शिकन डालते हुए बोला, अब जवाब दें तो क्या दें? जवाब किस चीज का? वो कियांग्क्यू का चेहरा हिल गया, दर्द से भरा हुआ। हम अपनी मिशन पर 3 महीने से हैं और एल्डर्स ने हमसे हालात पूछे हैं। क्या जवाब दें? सब हमसे भाग रहे हैं। जितने भी खाने और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले कबीले थे, सब छिप गए हैं। सीक्रेट माउंटेन्स में जाने वाले संसाधन पूरी तरह रुक गए हैं। अब एल्डर्स को क्या कहेंगे? कुछ तो सोचो। मैंने सोचा है। धमकियों से लेकर इनाम तक सब कुछ आजमा लिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हमारे पास अब कोई लोग बचे नहीं, सब चले गए। हम सीक्रेट माउंटेन से हैं, फिर भी लोग हमें छोड़ क्यों रहे हैं? शु तियानचुआन का चेहरा फड़कने लगा। उसने दांत पीसे। ये जरूर 8 एम्परर्स की कोई चाल है। वो हमें हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं, वरना इतनी मेहनत से बनाए नियंत्रण का यूं बर्बाद होना कैसे समझाओगे? हम तो हमेशा लापता लोगों को ढूंढने में लगे रहे, तो बाकी लोग हमें क्यों छोड़ रहे हैं? जरूर कोई चाल चल रही है। हाँ, इन घटिया लोगों को मर जाना चाहिए जो हमारी भलाई का कद्र नहीं करते। को शकमिंग की आंखों में क्रोध चमका। मैंने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की, फिर भी ये नाशुक्रे हैं। एल्डर ब्रदर, मुझे लगता है हम ज्यादा नरमी दिखा रहे हैं। अब सख्ती दिखाने का वक्त है। अगली बार जो भी भागेगा या इकट्ठा करना बंद करेगा, उसे और उसके पूरे कबीले को 10 पीढ़ी तक खत्म कर देंगे, पड़ोसियों समेत। सबको मार देंगे, फिर देखते हैं कौन भागता है। धड़ाम। शु तियानचुआन ने मेज पर हाथ पटका। तुम्हें बस मारना ही आता है, इससे क्या होगा? भागने के बजाय वो मर जाएंगे। तो एल्डर ब्रदर, तुम्हारा सुझाव क्या है? शु तियानचुआन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। आखिर ये जा कहाँ रहे हैं? कुछ तो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर डेमोनिक एम्परर के इलाके में जा रहे हैं। डेमोनिक एम्परर? शु तियानचुआन बुदबुदाया। डेमोनिक एम्परर तो मर चुका है, वहां कोई शासन करने वाला भी नहीं, फिर भी वो वहां जा रहे हैं। स्टुअर्ट जुओ फैन में जरूर कुछ हुनर है जैसे सुना है, तभी तो उसका इलाका सबसे कम अव्यवस्थित है और वहां कोई स्वतंत्र वॉरलॉर्ड्स नहीं है। हमसे थोड़ी गलतियां हुई, लेकिन फिर भी यहां हम एकजुट हैं। कोई युद्ध नहीं तो भागने की कोई वजह नहीं, खासकर वहां जाने की। भाई सही कह रहा है। बाकी दोनों भी मान गए, लेकिन वो एक बात में गलत थे। जुओ फैन के बिना भी डेमोनिक एम्परर की जमीन बाकी से ज्यादा मजबूत रहती, चाहे अंदरूनी लड़ाई क्यों ना हो।
शू तियानचुआन ने फिर मेज थपथपाई। चलो जुओ फैन से मिलते हैं। एल्डर ब्रदर, किस लिए? अराजकता में हमारी मदद के लिए। ये नहीं हो सकता। कू शंगफिंग ने सिर हिलाया। इसका मतलब होगा कि हम उतने ही निकम्मे हैं जितना 8 एम्परर्स कहते हैं। ये तो अपमान है। शू तियानचुआन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे अपमान कहते हो? शू फैन तो सिर्फ एक स्टूवर्ड है, 8 एम्परर्स में से नहीं। डिमोनिक एम्परर ने उसकी मदद ली थी और हम भी ले सकते हैं। शुए तो हमें ही मिलेगा। हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना इस साल सेक्रेड माउंटेन्स को संसाधनों का परिवहन नहीं होगा। जब हमारे मास्टर्स और सीनियर अंकल्स आकर देखेंगे कि हम कैसे गड़बड़ में हैं, तो क्या 8 एम्परर्स को वापस बुलाकर हम और बड़ी बेइज्जती नहीं करेंगे? फिर सेक्रेड माउंटेन्स के पास उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं रहेगा और हम बूढ़ों की योजना खराब करने के लिए हंसी का पात्र बनेंगे। कू शंगफेंग ने भारी सिर हिलाया। 1 महीने बाद तीनों सीनाताने डेविल माउंटेन के मेन हॉल में दाखिल हुए। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए झुककर स्वागत किया। यंग मास्टर्स, आप आकर हमें सम्मानित कर रहे हैं। बकवास छोड़ो, हमें तुमसे काम है। शू तियानचुआन अधीर होकर मुख्य आसन पर बैठ गया, बाकी दोनों उसके बगल में। क्या समझ रखा है? ये तुम्हारा घर है। जुओ फैन का चेहरा हल्का सा फड़का। हाँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, हमारे इलाके में थोड़ा सा झटका लगा है। क्या तुम संभाल सकते हो? थोड़ा सा? बेवकूफ, सबके भागने को तुम छोटा झटका कह रहे हो। इन्हें तो हालात की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं है। असली नेता जानते थे कि आबादी ही उत्पादन है, सेना है और प्रतिभा की खान है। 8 एम्परर जमीन की ताकत देखते थे, लेकिन असल में ताकत आबादी में होती थी। जिसके पास ज्यादा लोग, वही सबसे ताकतवर। 8 एम्परर जमीन के लिए लड़ते थे ताकि संसाधन भी मिले और लोग भी। इलाका बड़ा तो लोग भी ज्यादा। कितनी भी दुश्मनी हो, वो आम लोगों को कभी निशाना नहीं बनाते, सिर्फ दूसरे एम्परर के आदमियों को। एक बार आबादी घट गई तो असर उनके दर्जे, जिंदगी और किस्मत पर पड़ता था। और ये नासमझ इसे छोटा झटका कहते हैं। सेक्रेड माउंटेन्स का सहारा ना होता तो अब तक मर चुके होते, चाहे नए 8 एम्परर्स ही क्यों ना हों। इसीलिए जुओ फैन ने सिर्फ मन में गालियां दी, जुबान पर नहीं। तुम्हें छू नहीं सकता तो बस तुम्हें काबू कर लूंगा। जुओ फैन ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, यह तो बहुत आसान है। शू तियानचुआन ने पूछा, तुम भागे हुए लोगों को वापस ला सकते हो और शांत कर सकते हो? जुओ फैन ने सिर हिलाया। यह तो बहुत आसान है। लोगों को शांत करने में मैं अच्छा हूं। आप खुद देख सकते हैं कि डिमोनिक एम्परर के इलाके में इतने लोगों के आने के बावजूद जरा भी परेशानी नहीं है। तो फिर तुम्हें ही सौंपते हैं। चलो, अलविदा। शू तियानचुआन खुशी में उठ खड़ा हुआ, जैसे जीत पक्की हो। जुओ फैन ने जल्दी से कहा, ठहरो। डिमोनिक एम्परर के बिना लोग सिर्फ मेरी सुनते हैं, क्योंकि मरने से पहले उसने मुझे अपनी शक्ति दे दी थी। मैं यहाँ हेड स्टीवर्ड हूँ, लेकिन आपके इलाके में हस्तक्षेप करने के लिए मुझे भी एक नाम चाहिए जिससे लोग भरोसा करें और काम आसान हो। आसान है, जो नाम चाहो रख लो। शू तियानचुआन ने ताली बजाई। अब से तुम सारे 8 एम्परर्स की जमीन के ग्रेट स्टीवर्ड हो। तुम्हारा शब्द हमारा शब्द है। हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा किया तो इनाम मिलेगा, नाकाम हुए तो सिर कटेगा। जुओ फैन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, समझ गया। तीनों खुशी खुशी चले गए। जुओ फैन ने ली जिंगचैन को बुलाया। अब वक्त आ गया है कि हम सारे 8 एम्परर्स की जमीन अपने हाथ में लें। तुम्हें पता है क्या करना है। चिंता मत करो स्टीवर्ड जुओ, हम जैसा आपने कहा वैसे ही कर रहे हैं। डेमोनिक एम्परर के इलाके में आने वाले लोगों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। उन्हें लुओ क्लैन की इज्जत और नेकी की सबसे ऊंची राय दे रहे हैं। जैसे ही हम उन्हें वापस भेजेंगे, जल्द ही सारी जमीन की ताकत हमारे पास होगी। हा। जुओ फैन ने सिर हिलाया। जाओ। उसने सेक्रेड माउंटेन्स के 3 निकम्मों का इस्तेमाल करके सारी जमीन अपने हाथ में ले ली, क्योंकि जिसके पास लोगों का भरोसा, उसके पास दुनिया। और भरोसा जीतने के लिए लोगों का सम्मान पाना जरूरी है। जिन्होंने लुओ क्लान की देखभाल पाई, वो वापस अपने घर लौटे और क्लान की इज्जत और नेकी का गुणगान किया। इस तरह पीड़ित लोगों ने क्लान को अपना रक्षक मान लिया। लुओ क्लान के माहिर लोगों को नए पद दिए गए ताकि लोग शांत रहें, जिससे काम और आसान हो गया। घबराहट खत्म करने के लिए जुओ फैन ने उस नए पद का इस्तेमाल किया जो इन घमंडी लोगों ने दिया था, और उनकी सख्त नीतियों को नरम बर्ताव से बदला। उसने क्लान की कई संपत्तियां लगाकर लौटे हुए लोगों को फिर से बसाया। और हाँ, हर अच्छे काम के पीछे लुओ क्लान का नाम जरूर छोड़ा। इस तरह लुओ क्लान हर जगह सबसे सम्मानित क्लान बन गया। जब क्लान ने कुछ अपहरण करने वाले अपराधियों को भी पकड़ा तो उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। सेक्रेड माउंटेन्स के ये घमंडी लोग लुओ क्लान के सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि असली नतीजे तो वही दिखा रहे थे। तीनों सिर्फ नाम के शासक थे, जबकि लोग सिर्फ लुओ क्लान को जवाब देते थे। जुओ फैन ने सिर्फ आधे साल में तीनों की मंजूरी से सारी जमीन एक कर ली। ये अपनी मर्जी थोपने से कहीं आसान था। स्थानीय शासक भी खुश थे कि लुओ क्लान शासन करने आया। उन्होंने कोई परेशानी नहीं की। उन्होंने उन्हें ऐसे नायक के रूप में सराहा जिसने उन्हें दर्द की दुनिया से बचा लिया। अपराधी तो बस बलि के बकरे हैं।
एक कमरे में झुओ फैन मुस्कुराते हुए झुककर खड़े थे, सामने खड़े झू तियानचुआन के चौंके हुए चेहरे की तरफ देखते हुए। कुश अपनी मींग शक भरे लहजे में बोला, तुम कह रहे हो कि तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि इतने लोग क्यों गायब हो गए? हाँ, लेकिन हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। हा, लोग बस चैन चाहते हैं। इतने सारे लोगों का अचानक गायब हो जाना उनके दिल पर भारी पड़ता है, उन्हें बेचैन करता है। अच्छा ये हुआ कि ये सब इतने कम समय में हुआ, शायद असली गुनहगार अब छुप गया होगा। लोगों को शांत करने के लिए हमें बस कुछ बलि के बकरे ढूंढ लेने हैं। झुओ फैन की हंसी सुनकर तीनों यंग मास्टर्स चुप रह गए। शू तियानचुआन ने आह भरी, ये तो बड़ा ही बुरा तरीका है स्टुअर्ट झुओ, लेकिन जब ये मिसिंग लोगों का मामला अभी सुलझा ही नहीं तो हम एल्डर्स को भेजे जाने वाले जेड स्लिप में क्या जवाब देंगे? आसान है, इसमें इसका जिक्र ही मत करना। झुओ फैन ने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर्स, 8 एम्परर्स की जमीनों में अभी सब शांति से है। तुम बस ये लिख दो कि तुमने पूरी कोशिश की है, उत्पादन बढ़ रहा है, और बाकी छोटी बातें जैसे ये मामला, इन्हें छोड़ दो। अगर मिसिंग लोगों का जिक्र किया तो तुम्हारी इज्जत पर असर पड़ेगा। शू तियानचुआन झिझका, क्या इसका मतलब एल्डर्स से झूठ बोलना नहीं होगा? अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, कितने भोले हुए। यंग मास्टर शू, ये झूठ नहीं, समझदारी है। झुओ फैन ने उसे समझाते हुए कहा, यंग मास्टर, सीक्रेट माउंटेन्स के सीनियर बहुत सोचते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी चिंता करते हैं। अगर तुम हर छोटी परेशानी उन्हें बताओगे तो बस उनका मन भारी होगा। वैसे भी ये सब अब बीत चुका है, नतीजे भी ठीक हैं, उन्हें गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो तुमसे नाराज या निराश हुए तो अच्छा नहीं होगा। तीनों ने सिर हिलाया। कु शंगफेंग मुस्कुराया, स्टुअर्ट झुओ सही कह रहे हैं एल्डर ब्रदर, हमें मास्टर और बाकियों को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनका भी ख्याल रखना है। हा, सही कहा, डिसाइपल को हमेशा केयरिंग होना चाहिए। शू तियानचुआन थोड़ी देर चुप रहा, फिर आह भर दी। उसे भी एल्डर्स को ये न बताने में ही भलाई लगी। उसे डर था कि बाकी दोनों ये नाकामी उसी पर डाल दें। सबसे अच्छा यही था कि तीनों मिलकर एक ही फैसला लें। और फिर नजर गई स्टुअर्ट झुओ पर। शू तियानचुआन मुस्कुराया, धन्यवाद तुम्हारे सुझाव के लिए स्टुअर्ट झुओ, अब से हर रिपोर्ट से पहले तुम ड्राफ्ट तैयार कर दिया करो। ये भी तो मैं ही सोच रहा था। इस तरह सेक्रेट माउंटेन्स को कुछ पता नहीं चलेगा कि सेक्रेट डोमेन में असल में क्या हो रहा है। पीछे का मोर्चा अब संभल गया था और अब बस उसे ड्रैगन्स का इंतजार था कि वो सेक्रेट माउंटेन्स पर हमला करने का संकेत दें। झुओ फैन छोटी से छोटी बात पर नजर रखने वाला था, लेकिन इंसान सोचता है और ऊपर वाला तय करता है। 8 एम्परर्स को असली मकसद से भटकाकर सेक्रेट डोमेन में छोटे छोटे हिस्सों में उलझाना आगे चलकर बड़ी मुसीबत बनेगा, ये झुओ फैन भी नहीं जानता था। आखिरकार वो भगवान तो था नहीं, सब कुछ जानने वाला नहीं था। एक जेड स्लिप 7वें सेक्रेट माउंटेन के बड़े हाल में आकर एक एल्डर के हाथ में गिरी। उसने मुस्कुराकर पढ़ा, योजना अच्छी चल रही है, ये लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे डर था कि कहीं ये गड़बड़ ना कर दें, लेकिन ये तो साबित हो गया कि हमारे डिसाइपल सबसे बेहतरीन हैं, असली नगीने हैं। हाँ, हमने इन्हें आगे भेजा ताकि वो वहाँ के हालात से वाकिफ हो जाएं। लेकिन अब लगता है कि 8 एम्परर्स की ज़मीनें जल्द ही सेक्रेट माउंटेन्स का हिस्सा बन जाएंगी। जैसे ही वो किस्मत वाला आदमी सामने आएगा, हम मौके पर पहुंचकर उसे हथिया लेंगे। एक और एल्डर ने हामी भरी। बाकी भी उतने ही खुश दिख रहे थे। 7 सेक्रेट माउंटेन्स इंसानों की ताकत का शिखर रहे हैं जब से उनका गठन हुआ। लेकिन 100 साल पहले आसमान में कुछ बदला, एक निशानी कि एक नया इंसान सिंहासन पर बैठेगा और सॉवरेन भी बन सकता है। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनसे ऊपर उठे या सॉवरेन बनने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने सब पर नियंत्रण रखकर इसे रोकने का मन बना लिया। सॉवरेन बनने का हक सिर्फ उन्हीं को है। 6ठे सेक्रेट माउंटेन के ओल्ड ही का क्या, जबकि माउंटेन लॉर्ड्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? एक एल्डर ने खाली कुर्सी की तरफ देखते हुए पूछा। मुख्य सीट पर बैठे एल्डर ने हंसते हुए कहा, उसके इंतजार का कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगा। तुम्हें नहीं पता, उसके बेटे की रूबी क्लाउड सेक्ट के पास हत्या हो गई थी। नीचे के लोग साल भर से सुराग ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब वो खुद नीचे चला गया है। खुद एक माउंटेन लॉर्ड? हाँ, क्या उसके पास काबिल लोग नहीं हैं? पहले थे, और अब तो साल भर से उनके किसी का भी कोई पता नहीं। लगता है किसी ने उन्हें भी खत्म कर दिया है। सब चौंक उठे। पहले उसका बेटा और अब जासूस। कोई सेक्रेट माउंटेन्स के पीछे पड़ा है या फिर सिर्फ 6ठे सेक्रेट माउंटेन के पीछे? दाढ़ी वाले एल्डर ने सिर हिलाया। मुश्किल वक्त आने वाला है, शायद 100 साल पहले वाला शकुन अब पूरा होने वाला है। इंचांटिंग एम्प्रेस के इलाके में एक रुखा सा आदमी बांस की टोपी पहने भीड़भाड़ वाली सड़क पर चल रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक औरत का हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? इंचांटिंग एम्प्रेस कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम रूबी क्लाउड सेक्ट का कपड़ा पहने हो, कैसे नहीं पता? बोलो। उस बड़े आदमी ने उसका हाथ और कस दिया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे सच में नहीं पता। मास्टर एक रात में ही गायब हो गई अपनी कई सिस्टर्स के साथ। मुझे छोड़ दो। तुम अभी तक यहाँ कैसे हो? मैं उस रात अपने प्रेमी से मिलने गई थी, वापस आई तो देखा वो सब जा चुकी थी।
बड़े आदमी ने रुककर उसे अजीब नज़रों से देखा। ये क्या मामला है? औरतें तो बड़ी जल्दी भाग गईं। क्या मेरे बेटे की मौत पर इन्हें शर्म आई? उसने अपनी दाढ़ी वाला चेहरा दिखाया और औरत को एक तरफ धकेल दिया। फिर पूछा, इंचांटिंग एम्प्रेस के जाने से पहले कुछ अजीब हुआ था? शायद उसने अलग तरह से बर्ताव किया हो? कुछ नहीं, बस। उसके गायब होने के थोड़े ही समय बाद आसपास के कई शहरों में लोग ही नहीं बचे। यही हाल दूसरे एम्परर्स के इलाकों में भी हुआ। सब लोग गायब हो गए। माउंटेन लॉर्ड की शक और गहरी हो गई, और दूसरे इलाकों में भी यही हुआ। लानत है, ऐसा कौन कर सकता है? इतने सारे लोगों को बिना निशान के कौन ले जा सकता है? माउंटेन लॉर्ड की भौहें सिकुड़ गईं। सेंट भी ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि वो उसकी बात न माने। लेकिन वो है कौन? माउंटेन लॉर्ड गहरे विचार में डूबा था। औरत को भागने का मौका मिल गया। वो भागते हुए उसे पागल कहकर कोस रही थी। भागती हुई औरत को इग्नोर करते हुए माउंटेन लॉर्ड ही अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी एक जोरदार आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा और गली में हलचल मच गई। कोई चिल्ला रहा था, देखो देखो, लुओ क्लान ने ऐलान किया है। सब के सब उसी तरफ भाग पड़े। माउंटेन लॉर्ड ही हैरान रह गया। उसके मन में ख्याल आया, 8 एम्परर्स में से तो किसी का भी सरनेम लुओ नहीं है। वो भी धीरे धीरे वहां जा पहुंचा और देखा कि फाटक के ऊपर सुनहरी पेपर टंगी है। उसकी नज़र तुरंत जुओ फैन के नाम पर पड़ी। मैंने ये नाम कहाँ सुना है? माउंटेन लॉर्ड ही बुदबुदाया। इंचांटिंग एम्प्रेस ने कहा था कि डेमोनिक एम्परर के पास एक चालाक आदमी है जिसका रिश्ता छू किंग चेंग से है। लेकिन अगर वो डेमोनिक एम्परर के लिए काम करता है तो फिर इंचांटिंग एम्प्रेस की ज़मीन पर क्या कर रहा है? वो जितना सोच रहा था उतना ही उलझन बढ़ रही थी। तभी आसपास के लोग बातें करने लगे, जिससे उसकी शंका साफ हो गई। लुओ क्लान बहुत ही नेक और भला है। उन्होंने हमारी मुश्किल घड़ी में मदद की थी और अब खुद के खजाने से हमारे घर फिर से बनाने की बात कह रहे हैं। सच में उनके राज में रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो 8 एम्परर्स तो बस लड़ाई ही करते रहे और हम सिर्फ दुख झेलते रहे। अब लुओ क्लान पूरे इलाकों पर हुकूमत कर रहा है और स्टीवर्ट जुओ की ऊंची हैसियत के साथ दुनिया में अमन है। हा हा हा। लुओ क्लान 8 इलाकों पर राज कर रहा है। माउंटेन लॉर्ड ही ने एक आदमी को पकड़कर झकझोर दिया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या वो 8 एम्परर्स के अधीन नहीं है? फिर ये लुओ क्लान कैसे राज कर सकता है? आदमी दर्द से करा उठा और घबरा कर बोला, अरे भाई, आप तो जैसे किसी पत्थर के नीचे रह रहे थे। ये तो पुरानी बात हो गई। 1 साल पहले 3 एम्परर्स मारे गए और बाकी गायब हो गए। अब कोई 8 एम्परर्स नहीं है। तो सेक्रेड माउंटेन से जो नए एम्परर्स आए थे वो क्या भाग गए? उनका नाम सुनते ही आदमी ने दर्द के बावजूद तिरस्कार से कहा, उन्हें एम्परर्स कहते हो? वो तीनों डेविल्स तो आते ही सब जमीनों को उथल पुथल कर दिया। उनकी हुकूमत में मौतें 8 एम्परर्स के युद्ध से भी ज्यादा हुई। और तो और, वो तीनों डेविल्स तो इतने जालिम थे कि बस लोगों का खून चूसते रहे। शुक्र है लुओ क्लान की नेकी और स्टीवर्ट जुओ की अक्लमंदी से ये गड़बड़ खत्म हुई, वरना सारे इलाकों के लोग पहाड़ों में भाग जाते। पूछ लो सबसे, हर कोई उनसे नफरत करता है। सेक्रेड माउंटेन्स का सहारा न होता तो हम कब का बगावत कर देते। माउंटेन लॉर्ड ही का हाथ कांप गया और उसने उसे छोड़ दिया। वो कहाँ है अब? कौन जाने। हमें तो अब लुओ क्लान का ही आदेश मानना है। किसी को उनकी परवाह नहीं रही। लगता है शर्म के मारे सेक्रेड माउंटेन्स लौट गए होंगे। तभी एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो आदमी दांत टूटने के साथ खून मुंह से बहाते हुए गिर पड़ा। क्यों मारा मुझे? ये तो तुम्हारी किस्मत है कि सेक्रेड माउंटेन्स के डिसाइपल्स की बुराई के बाद मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा। माउंटेन लॉर्ड ही ने घूरते हुए कहा, अब दफा हो। आदमी सहम कर भाग गया और भीड़ भी उसके गुस्से से बचने के लिए तितर बितर हो गई। अब वहां सिर्फ माउंटेन लॉर्ड ही बचा और वो चमकदार ऐलान। उसने ऐलान को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सीना तानकर चला गया। हूफ, पहले रूबी क्लाउड सेक्ट देखता हूं, फिर लुओ क्लान से निपटूंगा। 1 घंटे बाद माउंटेन लॉर्ड ही रूबी क्लाउड सेक्ट के सामने था। जगह सुनसान और उजड़ी हुई थी। माउंटेन लॉर्ड ही गर्जा, इंचांटिंग एम्प्रेस बाहर निकल। उसकी गूंज ने आसमान हिला दिया। पहाड़ कांप उठे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। माउंटेन लॉर्ड ही का चेहरा गहरा पड़ गया। वो औरत छिपी हुई है, लेकिन गई कहाँ? आवाज आते ही माउंटेन लॉर्ड ही वहां पहुंच गया जहां एक लड़की कांप रही थी। उसने लड़की का कंधा पकड़कर झकझोर दिया। मत मारो मुझे मास्टर, मत मारो। लड़की के बिखरे बाल हटे तो उसने पहचाना कि ये रूबी क्लाउड सेक्ट की डिसाइपल है। वो गर्जा, इंचांटिंग एम्प्रेस कहाँ है? बोल। इंचांटिंग एम्प्रेस? लड़की का होश उड़ गया और वो रोते हुए बोली, नहीं मास्टर, प्लीज मत मारो। क्या चीज इस लड़की को पागलपन तक ले आई? माउंटेन लॉर्ड ही ने ठंडी नजर से देखा और अपनी उंगलियां उसके सिर में भोंक दीं, जिससे खून उसका चेहरा लाल कर गया। लड़की की आंखें फटी रह गईं और वो दर्द से तड़प उठी। माउंटेन लॉर्ड ही के होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। लड़की डर मत, सोल सेपरेटिंग आर्ट से तेरी मेमोरीज जाग जाएंगी। अब बता तू कौन है? रूबी क्लाउड सेक्ट की हेड डिसाइपल फांगमिन। दर्द से उसका चेहरा लाल गुब्बारे सा फूल गया और वो बेमन से बोली, जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। उसकी सोल माउंटेन लॉर्ड ही के हाथ में थी। झूठ की गुंजाइश नहीं थी। पागलपन की हालत में भी उसकी सोल में सब यादें थीं और वो सब बताने लगी।
इंचांटिंग एम्प्रेस कहाँ गई है? हिडन ड्रैगन माउंटेन, ब्रोकन केव, वो वहाँ क्या कर रही है? कल्टिवेटिंग। क्या कल्टिवेटिंग? माउंटेन लॉर्ड ही गरजा। फैंग मिन के डर ने फिर सिर उठा लिया। उसकी सोल कांप गई और चेहरा दर्द से ऐंठ गया। मुझे नहीं पता मास्टर, बहुत डरावनी हो गई है, लोगों को रेत में बदल देती है और उसका गुस्सा बेकाबू है। जितने लोग चाहिए कम पड़ जाते हैं, तो उसने मेरी सिस्टर्स को भी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि सीनियर आंट में भी मारी गई। मैं किसी तरह भाग निकली। वो मुझे वापस पकड़ना चाहती है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, नहीं। हूफ। फैंग मिन की आंखें और उसकी सोल दोनों डर से भर गए। अचानक धमाके के साथ उसने अपनी स्पिरिट फोड़ दी और सुनसान रूबी क्लाउड सेक्ट का आधा हिस्सा मलबे में बदल गया। जब धूल बैठी तो माउंटेन लॉर्ड ही ने अपने कपड़ों की मिट्टी झाड़ी और सोच में पड़ गया। इंचांटिंग एम्प्रेस लोगों को कल्टिवेटिंग के लिए पकड़ रही थी, लेकिन कौन सा ऐसा बुरा स्किल है जो उसकी डिसाइपल को पागल बना रहा है? माउंटेन लॉर्ड ही ने ठंडी हंसी हंसी, अच्छा मैं खुद देखूंगा तुम औरतें क्या कर रही हो। माउंटेन लॉर्ड ही गायब हो गया। 2 हफ्ते बाद हिडन ड्रैगन माउंटेन के ब्रोकन केव के सामने हर तरफ खून बिखरा हुआ था। उसे यकीन हो गया कि वो सही जगह पर है और अंदर घुस गया। अंदर का मंजर देखकर वो दंग रह गया। गुफा बहुत बड़ी थी, लेकिन सामने हड्डियों के पहाड़ खड़े थे। बहुत सारा रेत और कपड़ों के टुकड़े भी फैले थे, मानो कोई कब्रगाह हो। धूल और कपड़ों के टुकड़े हटाते हुए माउंटेन लॉर्ड ही ने एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ा। ये उसे बहुत पहचान का लगा। ये उसके बेटे का था, वही जो इंचांटिंग एम्प्रेस ने उसे दिखाया था, और अब वही यहाँ पड़ा था। सड़ी हुई औरत, बाहर आ। तूने ही मेरे बेटे को मारा है ना? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे बेवकूफ़ बनाने की सजा दूंगा। माउंटेन लॉर्ड ही गरजा और पहाड़ हिल गए। गुफा में बवंडर मच गया। ही। एक तीखी आवाज़ गूंजी और राख के बीच से एक औरत प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा डार्क हो गया था और काले धुएं सी एनर्जी निकल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन पागलपन ज्यादा। ब्रदर डोंग, तुम आखिर मुझे देखने आए। कब मुझे सेक्रेड माउंटेन्स ले जाओगे ताकि हम साथ रह सके? तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।